नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके बाई कोकल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी का एग्जाम कल ही है और आपको पता है बीएसटीसी के एग्जाम में जो कला और संस्कृति का पोर्शन है उससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं आपके लिए एक मेगा मैराथन का एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको पूरी आउटलाइन मिल जाएगी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अब आपको भी पता है कि आप नया तो पढ़ने से रहे क्योंकि कल तो पेपर ही है और आपको नया पढ़ना भी नहीं चाहिए, जो पढ़ा हुआ उसका रिविजन ही करना चाहिए। तो आप किताबें नहीं खंगालें, क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिया है और कुछ बातें हैं जो मैं आपको साइड वाइज साइड जो बताता चलूंगा। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो जाए तब तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई कोई प्रश्न में डाउट हो या मुझसे बोलने में कहीं कोई चूक हो गई और लिखने में चूक हो गई हो, तब तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपका 1-2 घंटे के अंदर उसका जो भी सही सोल्यूशन होगा वो हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी वीडियो पर नहीं, किसी भी वीडियो पर किसी भी सर से यदि बोलने में कहीं कोई चूक या लिखने में होती है तो आप तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बिना समय गंवाए अपन जो है क्लास संस्कृति का संपूर्ण रिविजन करते हैं। तो आइएगा, दिल थाम के बैठिएगा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला प्रश्न लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपने पास, पहले तो आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर आराम से आपको 4 ऑप्शन पढ़ने, उसके बाद में अपन सही आंसर निकालेंगे। अगल बगल की चीजें वो भी अपन देखते चलेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है जो कि दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक है। दाम्पत्य यानी पति पत्नी का जो प्रेम है इसका प्रतीक है। देखो, ऑप्शन अपने को दिया है पपैयो, दूसरा घुघरी, तीसरा गौरबंद, चौथा कागा। देखो, प्रश्न करने का सही तरीका तो यह है कि पहले 4 ऑप्शन पढ़ो और जो कटे उनको काट दो कि भाई कहीं अलग है तो काट दो। तो देखो, अपन देखेंगे यहाँ कागा है, अपने को पता भाई कागा तो एक प्रकार का विरह गीत है। कैसा गीत है भाई? विरह गीत है। विरह का मतलब क्या हुआ? जैसे पत्नी को पति की याद आए तो उस याद में गाती है। अपने गीत सुना भी अपने, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, कद मारो पीऊ जी घर आसे, कद मारो पीब जी घर आसे। एक तो प्रकार का विरह गीत है अपने पास। तो जबकि अपने को तो ये बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन का प्रेम दिखाना है, तो विरह गीत हो गया। गौरबंद को अपने पढ़ा है कि देखो 2 शब्द हैं, याद रखना ध्यान से। एक तो गौरबंद शब्द है और एक शब्द मिलेगा आपको गौरबंद नखराड़ो। तो देखो, जो गौरबंद नखराड़ो आगे लिख दिया, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं आपके सामने, शब्द मैंने लिखा है गौरबंद नखराड़ो। तो दोस्तों, ये तो है लोकगीत, ये तो एक प्रकार का क्या है अपने पास है, लोकगीत है। जबकि गौरबंद हम सब ने बहुत ही पुराना प्रश्न है, ये तो आपको आना भी चाहिए कि गौरबंद ऊंट के गले का क्या एक प्रकार का आभूषण है। तो आभूषण तो क्या है? गौरबंद। जबकि लोकगीत क्या है? गौरबंद नखराड़ो गीत। इसी पे चलता, आपने सुना होगा ना कि लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो, आली जा मारो गोरबंद नखराड़ो। तो गीत तो गौरबंद नखराड़ो है और गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण। अगला ऑप्शन देखो, घुघरी। देखो, घुघरी जो है मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में, कोटाबंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र में और जयपुर के क्षेत्र में चलता है। विशेषकर जो घुघरी गीत की बात करेंगे तो जैसे पुत्र का जन्मोत्सव होता है तो आपने देखा होगा घुघरी वगैरह बांटी जाती हैं, उस दौरान ये गीत गाया जाता है। तो गीत अपने पास कौन सा बचा है दोस्तों? पपैयो बताया। तो देखो, गीत क्या हुआ, प्रश्न क्या था कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है जो दाम्पत्य प्रेम का आदर्श प्रतीक है, वो कौन सा अपने पास है? पपैयो है। आपने सुना होगा सीमा मिश्रा का सॉन्ग विश्व पे चलता है, तो वो अपने पास पपैयो गीत है। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर किस क्षेत्र के लोकगीत है? देखो, एक बात तो पता चले हमको कि पटेलिया है, बिछियो है, लालर है, माछर एक प्रकार के क्या है? लोकगीत है। भाई क्या है? एक प्रकार के लोकगीत है। कहीं प्रश्न ऐसा ही बन जाए कि बताओ पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर क्या है? ये लालर तो बड़ा ही फेमस है, आप धमाल के रूप में भी इसको गाते हैं, लालर लादेर ऐसे करके कुछ चलता है, याद होगा आपको। तो अपने सुना ही है। माछर है, बिछियो है, पटेलिया तो कहीं लगेगा कहीं कोई आभूषण तो नहीं है। जैसे पहनते हैं ना, पैर में बिच्छुड़ी वगैरह पहनते हैं अपन, तो कहीं बिछियो पूछ लेगा भाई क्या है, गीत है कि नृत्य है कि आभूषण। तो अपने को पता चला कि पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर किस क्षेत्र के गीत हैं। तो पहले बात तो पता चली कि अपने साथ है क्या है, तो लोकगीत है। और देखो, ये है कि क्षेत्र के, तो इसका सीधा सीधा आंसर है अपने पास मेवाड़ क्षेत्र के गीत है। किस क्षेत्र के गीत है? मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये गीत चलते हैं। देखो, मोस्टली आपको पता चलेगा तो मारवाड़ में जो गीत चलेंगे वो कहते हैं, मारवाड़ ले लो आप, जोधपुर, जैसलमेर में, यहाँ तो आपको मुख्यतः विरह वाले गीत ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पता है कमाने का संसाधन तो कम है और इनके जो पति देव हैं वो दूर ही कमाते हैं, तो महिलाएं हैं वो विरह वेदना से पीड़ित हैं, तो हमेशा विरह गीत इधर चलने वाले हैं।
हाड़ौती क्षेत्र में जयपुर के आसपास आओगे तो यहाँ बारिश वगैरह ठीक ठाक है, तो यहाँ आपको रोमांस वाले गीत ज्यादा मिलेंगे। कौन से मिलेंगे भाई? रोमांस वाले गीत हैं। इसी प्रकार देखो पटेल या बिच्छू लालर गीत अपने पास किधर मिलेंगे? मेवाड़ की तरफ। और मेवात में आप चले जाओगे तो देखो मेवात अलवर भरतपुर है, तो अलवर और भरतपुर ब्रज क्षेत्र से मिलता हुआ है। और ब्रज में आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण है ही, तो भगवान श्री कृष्ण से भक्ति भावना वाले जो मुख्यतः गीत आपको किधर मिलेंगे? मेवात माले में मिलेंगे। तो ऐसा ऐसा आप थोड़ी सी आउटलाइन वहां बना लेना कि भाई एरिया कौन सा है और इधर कौन कौन सा गीत किस प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से एरिया वाइज गीत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो पीरों की प्रशंसा में गीत गाया जाता है। पहला तो शब्द मेरा यही है, पीर। देखो आपने नाम भी सुना है ना, पीरों के पीर हम किसको कहते हैं भाई? रामसा पीर को बुलाते हैं। और हमने पढ़ा भी है ना कि राजस्थान के अंदर पंच पीर हैं, यानी 5 लोग देवता ऐसा हैं जिनको मुसलमान भी पूजते हैं और हम हिंदू लोग भी पूजते हैं। ऐसा पढ़ा होगा आपने, गोपा मेहरा। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। देखो गोगाजी है, पाबूजी है, मेहाजी मंगलिया है, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी है। ये सारे क्या अपने पास पीर हैं। पीर का मतलब क्या है? जिसकी पूजा हिंदू संप्रदाय भी करे और मुस्लिम संप्रदाय भी करे। तो देखो यहाँ शब्द आया था पीर, मैंने पीर शब्द को ही समझा दिया। हम सब जानते हैं पीरों का पीर हम किसको बुलाते हैं भाई? रामशाह पीर को ही बुलाते हैं। आपने सुना होगा कि भाई जो रामदेव जी हैं वो उसके रामदेव जी के पास जो है वो अपने सऊदी अरब से कुछ एक पीर लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आप आए हो यहाँ पर तो कुछ खाना खा लीजिए। तब उन्होंने शर्त रखी कि नहीं, हम तो यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम तो खाना तभी खाएंगे जब हमारे कटोरे हैं वो वहां रह गए, हम हमारे कटोरे में खाते हैं। तो अपने रामदेव जी ने कहा कि एक बार आंखें बंद कर लो। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और आंखें जैसे खोली तो कटोरे सामने थे। तब वो उन पीरों ने कहा था कि भाई मैं तो पीर ही थे, लेकिन आप क्या हो? पीरों के भी क्या हो? पीर हो। तो वो पीरों के पीर कौन? रामसा पीर। बाकी पीर कितने? 5 हैं। गोपा मेरा, गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी मंगलिया, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी। ये पूछ रहा देखो पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो पीरों की प्रशंसा में गीत गाते हैं जकड़िया। कौन सा गीत गाते हैं भाई? जकड़िया। यानी इन्होंने जो जो काम किए हैं अगर इनकी प्रशंसा की जाए, उस प्रशंसा में गीत गाएंगे तो वो गीत कौन से? जकड़ियां हैं। देखो और ऑप्शन देखिए इसके अगल बगल के, तो देखिएगा थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा क्योंकि आपके पास समय वैसे भी थोड़ा कम है। देखो पंचड़ा गीत है, ये गीत हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है और इस गीत का जो प्रयोग है ये किया जाता है मेलों के ऊपर या विशेष प्रकार के कोई त्योहार हो, कोई ओकेजन हो, उस दौरान ये जो गीत गाए जाते हैं पंचड़ा वाले गीत हाड़ौती बेल्ट में चलते हैं। चौक चांदनी देखो गीत नहीं है, चौक चांदनी एक प्रकार का बाल त्योहार है। ध्यान से सुनना भाई, ये प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में पूछा भी गया है। एक प्रकार का बाल त्योहार है। विशेषकर चौक चांदनी जो है आपके बीकानेर में चलता है और शेखावाटी बेल्ट में चलता है क्या? एक खेल जैसा ही त्योहार है और बाल त्योहार है, बच्चों का त्योहार है। और विशेषकर इसका जो आयोजन किया जाता है वो गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। भाई किस पर आयोजन करते हैं? गणेश चतुर्थी पर करते हैं। और आप सब जानते हैं गणेश चतुर्थी कब आती है? मन ही मन बोलिएगा, गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या आती है? गणेश चतुर्थी आती है। तो गणेश चतुर्थी पर चौक चांदनी चलता है, बाल त्योहार है, बीकानेर शेखावाटी में चलता है, गणेश चतुर्थी पर है। एक देखो गीत है नारंगी। देखो आप दिमाग लगाओ, नारंगी, नारंगी खट्टा होता है और खट्टे खट्टे जो फल किस अवस्था में खाते हैं भाई? जब महिला क्या हो? प्रेग्नेंट हो, जब महिला गर्भवती हो। तो एक महिला है जो गर्भवती है और उसका खट्टा खट्टा खाने का मन करता है तो अपने पति से वो क्या करती है? ये सब कुछ मंगवाने की बात करती है। तो उस दौरान ये गीत चलता है जिसका नाम क्या है? नारंगी गीत। देखो यहाँ प्रश्न ये था कि पीरों की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से हैं? जकड़िया गीत है। ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है आप सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ लिए, बस ठीक रट लिया, नहीं। मैं अगल बगल की चीजें बता करके आपको पूरी की पूरी क्लास संस्कृति की आउटलाइन दे दूंगा। आपने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कहीं आपको कोई टॉपिक जैसे लगे कि ये चीज मैं भूल रहा हूं तो किताब अपने पास ही रखिएगा, तुरंत प्रभाव से पेज पलट के देख लीजिएगा, एक बार रिमाइंड रह जाएगा। और अभी 24 घंटे ये वीडियो अपलोड होगा, तब तक आपके एग्जाम के 24 घंटे रहेंगे। और ये वैज्ञानिक फैक्ट भी एक साइंस के हिसाब से कि कोई चीज अगर आप 24 घंटे पहले पढ़ते हो तो वो धुंधली धुंधली एग्जाम हॉल तक 24 घंटे दौरान आपको याद रह जाएगी। तो मोस्टली याद रह जाएगी, 10 12 15 जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पूरी आउटलाइन जो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक, मैं एक दो टॉपिक को छोड़ करके बाकी पूरा हो जाएगा। फिर देखो आगे चलते हैं, तो याद रखेंगे पीरों की प्रशंसा में जकड़िया। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन है, किस मांड गायिका को नारी शक्ति पुरस्कार मिला था? 2021 की बात हो रही है। किस मांड गायिका को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर तो था बतुल बेगम। क्या नाम था? बतुल बेगम। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी साइड की चीजें आपको बताता हूं। देखो हमारे राजस्थान में गायन की कुछ शैलियां चली हैं, जैसे एक शैली जिसका नाम है मांड शैली है,
एक शैली चली जिसका नाम अपन पढ़ेंगे मंगनियार शैली है, मंगनियार शैली है। इस प्रकार की गाने की शैलियां चली। एक शैली चली है, जैसे नाम चलेगा आपके पास तालबंदी शैली है। इस प्रकार की शैलियां चली है। देखो पहली बात तो आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो मैं सीधा ही पूरी व्याख्या किए बगैर आपको डायरेक्ट याद करवाने की कोशिश करता हूं। आपसे जितने भी शैलियां पूछे आप सिर्फ और सिर्फ एक शैली को याद रखेंगे, उस शैली का नाम है तालबंदी। किसको याद रखेंगे? तालबंदी। और याद इतना रखेंगे कि जो तालबंदी शैली है ये भरतपुर की साइड है। किधर है भाई? भरतपुर की साइड में, यानी लगभग लगभग पूर्वी राजस्थान के अंदर जो गायन की शैली चलती है उसका नाम क्या है? तालबंदी शैली। अब सुनो, इसके अलावा जो भी शैलियां बच गई हैं, चाहे वो मांड शैली हो, चाहे वो मंगनियार शैली हो, चाहे वो और कोई सी शैली आपके सामने आए, ये शैलियां लगभग लगभग जो हो पश्चिमी राजस्थान की है। किधर मिलेंगे आपको? पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। एक शैली को पकड़ लेना कि तालबंदी किधर है भाई? भरतपुर की साइड है। बाकी लगभग लगभग शैलियां किधर? अपने पश्चिमी राजस्थान में। जैसे एक मांड शैली है और एक मंगनियार शैली। अब देखो इनके बारे में और सुन लो, प्रश्न हो जाएगा ऐसे। अब सुनो, देखो जैसलमेर को पहले कहते थे मांड क्षेत्र, तो मांड क्षेत्र में गायन की शैली चली जिसका नाम क्या पड़ गया? मांड शैली। देखो मांड शैली कुछ गायिकाएं हुई है जिनमें से नाम दिए हुए आपको गौरी देवी है, मांगी बाई है, बन्नो बेगम है, बतुल बेगम है, ऐसे कुछ आपको नाम दिए गए। और भी नाम है, जैसे नाम पढ़ेंगे जमीला बानो है, एक नाम और आएगा जिसका नाम है जमीला बानो है। एक गौरी और आएगी जिसका नाम पढ़ेंगे स्वर्गीय गौरी देवी है। क्या नाम पढ़ेंगे? स्वर्गीय गौरी देवी है। एक नाम पढ़ेंगे अब हाजन अल्लाह जिल्ला है भाई, या लिख देते हैं हाजन स्वर्गीय, ये भी हाजन है, अल्लाह है, जिल्ला है भाई, तो लिख देता हूं मैं यहां अल्लाह है। चलो अल्लाह है जिल्ला है भाई, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, अल्लाह है जिल्ला है भाई। देखिएगा आराम से लिखते हैं, अल्लाह है फिर जिल्ला है भाई। ये कुछ गायिकाएं जो किस शैली से संबंधित हैं? मांड शैली से। बात आपको इतनी याद रखनी है कि राजस्थान के पूर्वी बेल्ट में कौन सी शैली चलती है भाई? तालबंदी शैली चलती है। बाकी पश्चिमी क्षेत्र में जो भी शैली आ जाए लगभग लगभग क्या करोगे आप? पश्चिमी क्षेत्र कर दोगे। इसमें से एक शैली मांड क्षेत्र में, मैंने कहा जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा गया, इसलिए यहां जो शैली चली उसका नाम भी क्या पड़ गया? मांड शैली। मांड शैली की कुछ गायिकाएं हुई हैं, जैसे नाम है हाजन अल्लाह है जिल्ला है भाई, गौरी देवी है, फिर स्वर्गीय गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, बतुल बेगम और जमीला बानो। याद रखेंगे, दो क्वेश्चन यहां दे रहा हूं। ये जो हाजन आपकी अल्लाह है जिल्ला बाई है, इसको बोलते हैं राजस्थान की मरु कोकिला। क्या बोलेंगे भाई? राजस्थान की मरु कोकिला। पूछ लेगा कि बताओ राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से फेमस कौन है? तो कौन है भाई? अल्लाह है जिल्ला बाई, बीकानेर से संबंधित रखती हैं। कहां से संबंध इनका? बीकानेर में, तो लिख देते हैं बीकेएन, बीकानेर से संबंधित है। फिर देखो, फिर आ रही है गौरी देवी अपने पास। कौन है गौरी देवी? ये गौरी देवी पाली से बिलोंग करती है, और स्वर्गीय गौरी देवी है ये बीकानेर से बिलोंग करती है। तो देखो जो गौरी देवी पाली वाली है, जो कि स्वर्गीय जिसके आगे नहीं लगा हुआ आप समझेंगे, इसको अपन बताते हैं राजस्थान की कोकिला। क्या कहेंगे? राजस्थान की कोकिला। और आपसे पूछेगा राजस्थान की स्वर कोकिला, तब तो आप बता देंगे सीमा मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर कोकिला, क्योंकि स्वरों की वो बताई हमने। लेकिन हम कहेंगे मरु कोकिला, तब नाम आएगा हाजन अल्लाह है जिल्ला बाई, बीकानेर वाली। राजस्थान की कोकिला किसको बताएंगे? गौरी देवी को बताएंगे। फिर ये देखो मांगी बाई है, ये उदयपुर से संबंधित है। बन्नो बेगम अपनी जो है ये जयपुर से संबंधित है। बतुल बेगम भी जयपुर से संबंधित है, और जमीला बानो जोधपुर से संबंधित है। कहां से संबंध रखती है? जोधपुर से। और इन सब का संबंध किससे है? मांड गायकी से। प्रश्न ये था कि नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2021 में, किसको मिला था? बतुल बेगम को मिला था। मैंने पूरी मांड शैली बता दी और मांड शैली की पूरी आउटलाइन आपको बता दी, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद में देखो मंगनियार है। देखो मंगनियार जाति के लोग हैं, वही जैसलमेर में मंगनियार जाति के लोग क्या करते हैं? एक गायन शैली विकसित करते हैं जिसका नाम क्या रखा? मंगनियार शैली। यहां दो नाम याद रखेंगे आप, एक तो नाम याद रखेंगे सादिक खां मंगनियार। क्या याद रखेंगे? सादिक खां मंगनियार नाम याद रखेंगे, सादिक खां मंगनियार, सादिक खां मंगनियार, ये लो सादिक खां मंगनियार। और एक नाम याद रखेंगे, नाम है शक्कर खां मंगनियार। क्या रखेंगे? शक्कर खां मंगनियार। दोनों देखो मंगनियार जाति से जुड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो शक्कर खां मंगनियार हैं इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कामायाचा। क्या बजाते हैं भाई? कामायाचा। तो पूछेगा कामायाचा का कलाकार कौन है राजस्थान में फेमस? तो कौन? अपने पास शक्कर खां मंगनियार है। इसी प्रकार जो सादिक खां मंगनियार है ये बजाते हैं खड़ताल। तो याद रखिएगा मित्रों, क्या बजाते हैं? खड़ताल। तो खड़ताल का जादूगर कौन है? सादिक खां मंगनियार। और कामायाचा कौन बजाता है? शक्कर खां मंगनियार। तो देखो प्रश्न एक था, इसमें मैंने आपको 20 एक प्रश्न आपको बता दिए होंगे, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आ रहा अपने पास कि लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं। सिंपल प्रश्न है, अपने को इसके ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शनों पे थोड़ी डिटेलिंग करनी है। देखो एक तो अपने पास दिया हुआ गैर, अग्नि, चरी और घूमर। सब जानते हैं लोक नृत्यों की आत्मा तो कौन सा है, घूमर है। कौन सा है, घूमर है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इस घूमर की थोड़ी थोड़ी बात करें तो हमने कहा कि लोक नृत्यों की आत्मा है पहली बात तो, और ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। गणगौर पर्व पर मुख्यतः कर सकते हैं इसको, और इसमें जो महिलाएं हैं वो गोल घेरा बना लेती हैं। और आपने पता होगा ये भी 2-3 प्रकार की है, जैसे एक तो घूमर जो है नॉर्मल महिलाएं करती हैं, और जो राजपूत महिलाएं करती हैं उनको अपन बताते हैं साहब लूर हुआ है। तो जो राजपूत महिलाएं जब इस घूमर को करती है उसको अपन क्या बोलेंगे, लूर हो रहा। घूमरी क्या बन गई, लूर बन गई है। और छोटी छोटी जब बालिकाएं करेंगी तब इसका नाम हो जाएगा घुमरियो। क्या नाम हो जाएगा, घुमरियो। जब कौन करेंगी, छोटी छोटी बालिकाएं इसको करेंगी तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, घुमरियो पड़ जाएगा। और ध्यान देंगे हाड़ौती क्षेत्र में यही नृत्य जब चलता है तो इसका नाम पड़ जाता है मछली नृत्य, जो कि रात के अंदर होता है, तो उसी का नाम फिर क्या पड़ गया, मछली। इसमें विशेष चाल होती है, जैसे 8 का घेरा बनाएंगे और महिलाएं जैसे वापस आएंगी तो जैसे पूरा चेंज हो गया, पहले पे 8वीं पहली, तो एक चाल होगी, चाल को बोलते हैं सवाई। तो आपसे पूछ लेवे कि सवाई चाल का संबंध किसे, तो किसे बताएंगे भाई, घूमर से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों फिर देखो चरी है। देखो चरी नृत्य की बात करेंगे तो चरी जो है वैसे राजस्थान के अंदर किशनगढ़ का फेमस है। कहां का फेमस होगा भाई, किशनगढ़ का। और आप जानते हैं किशनगढ़ के आसपास गुज्जर लोग बहुत ज्यादा है, तो गुज्जरों का ही फेमस है भाई। किसका फेमस है, गुज्जरों का फेमस है, किशनगढ़ का है, चरी नृत्य है। देखो चरी में होता क्या है, जो महिलाएं हैं वो सिर पर एक चरी रख लेती है। चरी का मतलब होता है जैसे कोई बर्तन है जो ओपन माउथ है, ओपन माउथ का मतलब क्या है, ऊपर से खुला हुआ बर्तन है, उसमें आग जला लेते हैं और आग जलाता हुआ बर्तन सर पे रख लेते हैं और फिर वो डांस चलता रहता है, तो खुला रहेगा ऊपर से, उसी को बोलते हैं चरी। ये चरी कहां से की होती है, किशनगढ़ की एक फेमस महिला हुई जिसका नाम है फल्कुबाई। क्या नाम है भाई, फल्कुबाई। तो फल्कुबाई का संबंध किस नृत्य से, तो किसे बताएंगे, चरी से बताएंगे। किसे बताएंगे, चरी से बताएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, याद रखने के लिए बता देता हूं। देखो फल्कु यानी फलका, तो फलका आपको पता है किस पे सेकते हैं भाई, आजकल तो गैस आ गया, पहले फलके जब बनाते थे, फलका मीन्स रोटी बनाते थे, तो साहब रोटी या फलका बनाते तो कहां बनाते थे, चूल्हे पर। और चूल्हे में क्या जलती है, बोलो आग, तो वही है, आग जला रहे हैं, आग जला के क्या नाच रहे हैं, चरी नाच रहे हैं। और वही हो गया देखो किशनगढ़ की क्या है, फल्कुबाई। तो याद रखेंगे कि फल्कुबाई ने चरी के ऊपर आग जला करके और किशन सिंह के लिए क्या बनाए, फलके बनाए, तो याद ही रह जाएगा। अग्नि नृत्य बहुत ही पुराना है, आप भी जानते होंगे। वैसे कतरिया सर बीकानेर का फेमस है भाई। कहां का फेमस रहेगा, कतरिया सर बीकानेर का फेमस है। और इसकी खूब सारी बातें सिद्ध जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं, मुख में भी आग लेते हैं और फिर वो आग बरसाने वाला नृत्य है। तो वही अपने पास कौन सा अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। देखो ये जो गैर है 2 प्रकार का नृत्य है। देखो एक तो होली पर भी किया जाता है, होली के दूसरे दिन, जो कि शेखावाटी में चलता है, जिसको अपन रंग खिलाना भी बोलते हैं, तो वो गैर भी होता है। बाकी आप पढ़ेंगे भीलों के कुछ नृत्य भी आते हैं, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा गैर, गवरी, राई, नेजा और हाथी मना, ये भीलों के कुछ नृत्य हैं। आप तो जब नृत्यों को पढ़ो तो अभी से किताब पास में रख लो, और जनजातियों के नृत्य हैं, एक बार उनको देख लो कि कौन सी जनजाति का कौन से नृत्य है। प्रश्न बनेगा तो जनजाति के नृत्यों से 100% बनना ही बनना है, कोई दिक्कत नहीं, तो बना लेना। मोटा मोटा मैं बता देता हूं। देखो भील जनजाति के लोग हैं, उनके नृत्य अपने पास जैसे गैर है, जैसे गवरी है, जैसे राई है, जैसे नेजा है, जैसे हाथी मना है। इस प्रकार के मुख्य मुख्य हाथी मना जो नृत्य किसके नृत्य हैं, भीलों के। इसी प्रकार देखो गराशियों के नृत्य भी पढ़ सकते हो आप। गराशियों के जैसे मोटे मोटे नृत्य कौन से मिलेंगे आपको, वालर है, जैसे गरबा है, वालर है, गरबा है, लूर है, मंदल है। इस प्रकार के नृत्य किसके अपने पास, गराशियों के नृत्य आपको मिल जाएंगे। बात और भी देख लेना, कथोड़ी के मावड़िया और होली है, कानबेलियों के पढ़ लेना आप, इसमें मोटे मोटे नृत्य हैं, वो आप देख लेना, जो जनजातियों से संबंधित है। 1-2 क्वेश्चन और आ जाएंगे, वहां मैं और क्लियर करवा दूंगा इनको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो पूछ लिया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहले तो आपको प्रश्न में यही देखना है कि भाई कौन तो सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो अपने को पूछा नहीं वाला ढूंढना। देखो डांग नृत्य है, नाथ द्वारा में चलता है, श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा करवाया जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से क्या गलत, तो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे, दिमाग में रख लेना। अभी मैंने एक्सरसाइज भी करवाई हुई है, फिर से देख लो। वैसे ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऑप्शन तो सही है, बात तो सही है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत हो गया, तो बात तो सही और प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत हो गया। ठीक, आगे पढ़ो। बिंदोरी नृत्य कोटा, देखो बिंदोरी नृत्य कोटा का नहीं है, इसको छोड़ दो, आपको नहीं बैठ तो छोड़ दो एक बार। शुक्र नृत्य मेवाड़ के अंदर है, बात सही है, लेकिन यहां थोड़ी बात
प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत है। भैरव नृत्य जो ब्यावर का ही है, बात सही, प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत है। तो ऑप्शन तो देखो साफ साफ अपने पास निकल गया कि बिंदोरी नृत्य कोटा। देखो बिंदोरी जो नृत्य है आप सब जानते होंगे झालावाड़ का प्रसिद्ध है भाई। कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कौन सा? बिंदोरी जो नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। विशेष करे विवाह पर, और विवाह ध्यान रखेंगे बन्ना बन्नी का विवाह होता है, लड़के लड़की का विवाह नहीं होता। तो बन्ना बन्नी के विवाह पर जो बिंदोरी का कार्यक्रम है उस दौरान अपन ये जो है वो बिंदोरी वाला नृत्य कर लेते हैं। तो झालावाड़ में देखो अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो डांग नृत्य मुख्यतः होली पर किया जाता है, नाथ द्वारा के आसपास है। इसमें जो पुरुष हैं वो हाथ में लंबे लंबे डांग ले लेंगे। डांग का मतलब क्या है? लठ या लंबी लंबी छड़े ले लेंगे और फिर युद्ध कला का क्या करेंगे? प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वही नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहां। और इसी को पहले सिहाड़ भी बोलते थे, आपने पढ़ा होगा कि पहले इसको प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ होता था, फिर हमने बना दिया। शुक्र नृत्य देखो मेवाड़ में आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों का लोकदेव होता है शुक्र। तो आदिवासी जो है वो अपने देवता शुक्र का मुखौटा लगा करके फिर ये नृत्य करते हैं। भैरव नृत्य देखो ये ब्यावर में होता है। भैरव नृत्य जो है वो बीरबल की सवारी से संबंधित है। इसमें जो है वो बीरबल की सवारी वगैरह निकलती है, उस दौरान ये नृत्य होता है। तो नाम क्या पड़ गया इसका? भैरव ब्यावर। और ब्यावर को आप जानते होंगे, ब्यावर में देखो आप जाएंगे तो यहाँ घाटियां मिलेंगी आपको। और यहाँ जब अंग्रेज आते थे तो रोड थोड़ा कम था, रोड का विकास हुआ नहीं था। तब अंग्रेजों ने स्टिकर लगा दिया था कि भाई आपको यहाँ बी अवेयर रहना है। क्या रहना है? बी अवेयर रहना है। बी अवेयर का मतलब क्या? बचना भाई, घाटियां कहीं गड्ढे में ना गिर जाए। तो फिर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर पढ़ता 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 नाम अभ्यास हो गया। और फिर अभ्यस्त होते होते हमने इसी बी अवेयर को क्या बना दिया? ब्यावर कर दिया। तो बी अवेयर ब्यावर, बी अवेयर ब्यावर, तो हमने क्या बना दिया फिर? ब्यावर। ये ब्यावर आजकल तो जिला बना दिया ब्यावर। अब चलते आगे देखो, जब नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब अपन इसको अलग से पढ़ेंगे। एक बार तो सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के लिए सारा कार्यक्रम जो है वो हम कर रहे हैं। तो बीएसटीसी वालों आज कत्ल की रात है, आप सारे क्वेश्चन है किताब साथ में रखना, पूरे साथ साथ देखते रहना। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। दोस्तों कहीं कोई बात बोलने में या कहीं कोई बात लिखने में गलत हो जाए तो नेगेटिव बात नहीं लेनी है, नीचे कमेंट कर देना फट से, तुरंत प्रभाव से आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको पूरा ही रिवाइज करवा रहा हूं, तो ह्यूमन बीइंग है, गलती होना स्वाभाविक है, नहीं होगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर भी हो जाए तो आपके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन तुरंत कर देंगे। बस इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ गलत हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या। लड़ना झगड़ना नहीं है, दूसरे पे दूसरे का कमेंट भी नहीं करना। कहीं गड़बड़ हो तो आप बताइएगा, हम जरूर ठीक करेंगे। अब आओ देखो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा निम्न में से कौन सा नृत्य है व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता? देखो नृत्यों की श्रेणी है व्यवसायिक श्रेणी और एक नॉर्मल श्रेणी है। नॉर्मल का मतलब तो जिसमें अपनी मर्जी से करें, वो सारे के सारे क्या अपने पास लोक नृत्य हैं। आप पूछ रहा एक व्यवसाय का, व्यवसाय का मतलब कुछ ट्रेंड कलाकार ही वो नृत्य करेंगे, वो नृत्य कौन सा होगा? व्यवसायिक नृत्य। भाई पार्टियां ऑर्गेनाइज करेंगे वो नृत्य करेंगी, वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? व्यवसायिक नृत्य हो जाएगा। देखो पूछ रहा कि कौन सा व्यवसाय की कैटेगरी में नहीं आता। ध्यान रखना है, कैटेगरी पूछी हुई है और नहीं पूछा हुआ। आप तो ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूं, वैसे पेपर में घोड़ा लगा लेना, पता चल जाएगा। देखो बवाई व्यवसायिक है, कच्ची घोड़ी है, 13 ताली भी है, गैर नहीं है। तो आंसर तो अपने पास क्या निकलेगा? सी निकलेगा। देखो गैर मैंने दो प्रकार का बताया, भीलों के अंदर भी है गैर, गवरी राई नेजा और हाथी मना। और ग्रासियों का हमने लिखा था भाई वालर गरबा लूर और मंडल, मोटे मोटे कथोड़िका मावलिया और होली। ऐसे फटाफट फटाफट बोलते जाना। अब देखो गैर शेखावटी में भी चलता है, जो कि होली के दूसरे दिन होता है। अब देखो यहाँ हो, देखो भवाई है, ये भवाई केकड़ी जिला केकड़ी का ही है, और नागोजी बागोजी जाट थे, इन्होंने इसको शुरू किया था। ये जो भवाई है ये अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भाई किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है? चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कार कैसे? क्योंकि इसमें नाचने वाले कलाकार सिर पर 8-10 मटके रख लेते हैं और फिर नंगे पांव रहते हैं। कैसे रहेंगे? नंगे पांव रहते हैं और नंगे पांव से कीलों पर नाचते हैं। कील का मतलब ऐसे कोई तख्ता होगा, कोई काठ की लकड़ी, उसमें ऐसे ऐसे कील लगा रखेंगे, ऐसे तो सीधी कीलों पर नाचेंगे, नंगे पांव पर। कांच के टुकड़ों पर नाच लेते हैं, नंगी तलवारों के ऊपर नाच लेते हैं। इसलिए कहा कि चमत्कारिता के लिए कैसा है? प्रसिद्ध हो रहा है। इसमें एक स्पेशल नाम आएगा अस्मिता काला, जिसने इस नृत्य को 2 बार किया था, खूब सारे मटके लेकर के किया था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी नाम से भी उसको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी मिल चुका है। खूब सारे कलाकार मिलेंगे आपको, रूप सिंह है, दयाराम है, तारा शर्मा है, इस प्रकार के इसके संगलाल संगड़िया है, वो कुछ एक इसके कलाकार भी हैं। तो आप याद रखना भवाई है व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिकता से होगा। कच्ची घोड़ी, देखो ये रहा कच्ची घोड़ी, वैसे शेखावाटी का है, आपने देखा होगा
कच्ची घोड़ी पुरुष कलाकार होंगे। क्या करेंगे, प्लास्टिक की मान लो आप तो घोड़ी सी बनी रहेगी, घोड़ी के आकार से घोड़ा बन गया ऐसे करके प्लास्टिक वाला, और यहाँ कमर में पहन लेंगे। अब वो चलते रहेंगे ऐसे करके, नाचते रहेंगे तो एक मूंछ हो जाएगी, सर ऊपर ऐसे चलता रहेंगे, ऐसे 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 यूं करके चलते रहेंगे। तो वो कौन सा नृत्य, अपना कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी से कवाटी वाला पुरुष लोग इसमें भाग लेते हैं। फिर 13 ताली, देखो 13 ताली नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये शुरू तो हुआ पादरला गांव से, और पादरला गांव पड़ता है पाली में। पाली की मांगी बाई बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है इसकी, और इसको सबसे पहले किया गया था पाली के अंदर ही, जब गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। 13 ताली नृत्य 2 लोक देवताओं से संबंध रखता है। एक तो है हिंगलाज माता, कौन सी माता, हिंगलाज माता, जो कि चर्म रोगों की कुल देवी कही जाती है। मैन मंदिर पाकिस्तान में, राजस्थान में लोधरवा, जैसलमेर में, याद आ गया होगा। और एक अपने प्यारे प्यारे राम सा पीर हैं, तो रामदेव जी के मेले की विशेषता भी क्या है, 13 ताली नृत्य है। देखो एकमात्र ऐसा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है, नहीं तो आप सब जानते हैं महिलाएं रुकती नहीं है, नौ ताल बिल्कुल लगा लगा के ठुमका, तो महिलाओं द्वारा बैठ के किया जाएगा। 13 ताली का मतलब इसमें 13 मंजीरे हैं भाई। कितने मंजीरे हैं, 13 मंजीरे। 13 में से 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांध लेंगे, 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोनियों में, 9 10 11 बचे 2, एक ही साथ में बैठेंगे। तो क्या करेंगे, हाथ के मजीरों से पैर के मजीरों पर प्रहार करते हुए नृत्य किया जाएगा। वही नृत्य कौन सा है, 13 ताली। तो हमने कहा व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता, तो आंसर तो इसका क्या है, गैर। बाकी जो भी अगल बगल की बात थी मैंने आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं, देखो बिना समय गवाए, अब तो खाना वाना खा के बैठ जाना धमाधम। कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालबेलिया जनजाति। ये पूरी जनजाति विश्व धरोहर में शामिल है। एक ऐसी जनजाति जो विश्व विरासत धरोहर में शामिल है, वो कौन सी जनजाति है भाई, अपने पास है कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया जनजाति के संरक्षण के लिए जयपुर का एक गांव विकसित किया जा रहा है जिसका नाम है हाथी गांव। कौन सा गांव भाई, हाथी गांव है। देखो कान बेलिया नहीं होता, देखो काल बेलिया, काल प्लस बेलिया, काल का मतलब होता है शरप, शरप का पर्याय है काल, और बेलिया साथी होता है, ओ बेलिया, ओ साथिया, दिल दे दिया, तो वो बेलिया साथी, किसका साथी, सांप का साथी, वही क्या है, काल बेलिया। इनके अंदर खास प्रथा है, जब इनकी लड़कियों का विवाह किया जाता है तो दहेज में शरप दिया जाता है, क्योंकि आजीविका का साधन भी क्या है, सांप ही तो है। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, देखो नृत्य पूछा हुआ है, किसकी जनजाति का कौन सा नृत्य, देखो इंडोनियन का नृत्य है, बांगड़िया भी है और संकरिया भी है। एक नृत्य और है इसका जिसका नाम है पणिहारी। तो आपको जनजातियों के नृत्य तो याद करने ही है। तो देखो इसके 4 नृत्य हो गए हैं, इंडोनी है, बांगड़िया है, संकरिया और पणिहारी। बालदिया नहीं है, बालदिया जो है भाटों का है भाई, किसका है, भाट जनजाति का। तो भाटों का नृत्य है जिसका नाम क्या है, बालदिया है। जबकि कालबेलिया जनजाति के 4 नृत्य हैं, इंडोनी, बांगड़िया, संकरिया और पणिहारी। देखो इंडोनी तो आप जानते हो सिर पर इंडी धारण करके नृत्य करते हैं, वही कौन सा है, इंडोनी है। आपने सुना भी होगा ना, मारी सवार लाख की लूम गम गई इंडोनी, इंडोनी रे कारण मैं मरूं कटारी खाए गम गई इंडोनी, वो इंडोनी है। तो इंडोनी धारण करके करेंगे, पहले होता था, आजकल तो नहीं। गांव में लोग पानी लाने जाते थे तो एक कपड़े का मोटा बनाया जाता था ऐसे करके, यूं आकार के अंदर पूरा, और उसके ऊपर फिर फूल वगैरह लगा करके उस पर मटका रखा करते थे। फिर देखो अपने पास दूसरा आ रहा है पणिहारी। तो पणिहारी क्या करती है भाई, पानी लाने जाती है, तो उससे संबंधित गीत है। उसके बाद में बांगड़िया और एक संकरिया। देखो बांगड़िया नृत्य किया जाता है, कालबेलिया जनजाति का है, और कालबेलिया जनजाति जब भीख मांगते हैं तो भीख मांगते समय ये नृत्य करते हैं जिसका नाम क्या है, बांगड़िया। और संकरिया वो नृत्य है जिसमें कालबेलिया जनजाति की लव स्टोरी दिखाई गई है। तो आप तो याद रखेंगे शंकर है, और शंकर भगवान के साथ कौन बैठी है, पार्वती, और शंकर पार्वती की जोड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है, वर्ल्ड फेमस जोड़ी है। तो ये इनकी लव स्टोरी पर आधारित है। किस पे आधारित है भाई, लव स्टोरी पर आधारित लोक नृत्य है, इनकी प्रेम कहानी पर आधारित है लोक नृत्य जिसका नाम क्या है, संकरिया। बांगड़िया भीख मांगते समय, इंडोनी पणिहारी मैंने आपको समझा दिया, ये कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। और बालदिया नृत्य किसका था, भाटों का था। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्न में से तुरा कलंकी ख्याल की विशेषता नहीं है। देखो ख्याल आ गई अब, और ख्याल के लिए तो मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो भी डाले थे, आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप तो लगे हाथ वो वीडियो देख ही लेना, हम इसके नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक, तो आप तो देख लेना फटाफट से, या अपने चैनल पे देख लेना फटाफट से। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट तो क्या 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में पूरा टॉपिक ही खत्म है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं। देखो ख्याल है, ख्याल एक प्रकार का लोक नाट्य है भाई। क्या है, लोक नाट्य है। तो लोक नाट्य का नाम क्या है, ख्याल है। तो ख्याल की विशेषता नहीं पूछा, कौन सी ख्याल, तुरा कलंकी। देखो पहले तो इसका नाम बता देता हूं,
देखो तुरा कलंकी जो ख्याल है हमारे राजस्थान की नहीं, राजस्थान में तो बाद में आई है। तुरा कलंकी जो ख्याल है इसके अंदर बात बताएं आपको तो ये मेदिनी राय के समय इसको प्रस्तावित किया गया था। एक का तो नाम था शाह अली और एक का नाम था तुकनगीर, और एक तो मोहम्मदन था और दूसरा हिंदू संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। इनका मंच लग जाता है और जैसे ये मंच लगाते हैं तो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोहे बोलते हैं। एक 4 दोहे बोलता है, दूसरा 5, फिर 7, ऐसे पूरी पार्टी जम जाती है। तो राजा साहब क्या करते हैं, इनसे खुश हो जाते हैं और अपना मुकुट उतारते हैं। जैसे मुकुट उतारेंगे तो मुकुट पे आपको पता है ऐसे कलंकी लगती है और उसके ऊपर आप देखेंगे पूरी कलंकी लगी होती है और जिसके ऊपर खड़ी उसको तुर्रा बोलते हैं। तो राजा फेमस हो गए। राजा ने इस मतलब ख्याल से क्या बताएं आपको, राजा जो है इस ख्याल से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जो अपने मुकुट का जो तुर्रा है वो तो दे दिया तुकनगीर को, और जो कलंकी है वो किसको दे दी थी, शाह अली को। तब से इसका नाम क्या पड़ गया, तुर्रा कलंकी। हमारे राजस्थान में गौसुंडा निम्बाहेड़ा में चलती है और हामिद बेग और सेडू सिंह जो है इसके शुरुआती कलाकार हैं, शुरू में इसको लेकर के आए थे, हमारे यहां चलेगी। और देखो और भी बात बताएं तो एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं और इसमें मंच की सजावट भी की जाती है। लेकिन देखो ये ख्याल जो है व्यवसायिक ख्याल नहीं है, एक प्रकार की गैर व्यवसायिक ख्याल है। कैसी ख्याल है भाई, गैर व्यवसायिक ख्याल है। अब आपको सारे आंसर यहां मिल जाएंगे। तो देखो बात करते हैं। अच्छा, इसका शुरुआत जो हो रही थी वो मैं बात भूल रहा था बीच में, वो था चंदेरी। चंदेरी एमपी की साइड, मध्य प्रदेश की साइड था, यहां से पहले शुरू होती। तो चंदेरी के अंदर शाह अली तुकनगीर ने इसको शुरू किया था। देखो पहला दे रखा है, क्या यह एक व्यवसायिक किस्म का ख्याल है, गलत बात है, गैर व्यवसायिक ख्याल है। तो दर्शक भाग लेते हैं, हाँ एकमात्र ऐसी ख्याल जिसमें दर्शक भाग लेते हैं। हाँ जी, मंच की सजावट भी होती है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो आंसर क्या निकलेगा, नंबर 1, व्यवसायिक किस्म की ख्याल नहीं है। बात अगर यहां लिख देता ना कि सत्य विशेषता नहीं है या विशेषता है, और यहां लिख देता नहीं है तो फिर अपन उपरोक्त सभी कर देते थे, लेकिन यहां दे रखा है विशेषता नहीं है, तो एक प्रकार का गैर व्यवसायिक ख्याल हुआ, इसलिए अपन कहेंगे पहला ऑप्शन राइट होएगा। आगे चलता है। देखो गौरी का सूत्रधार कौन होता है भाई, देखो गौरी 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 भी एक प्रकार का क्या है, लोक नृत्य भी है और लोक नृत्य भी है। याद रखेंगे गौरी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो गौरी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है भाई, एक प्रकार का नृत्य भी है और एक प्रकार का लोक नाट्य भी है। ठीक है, एक प्रकार का लोक नृत्य भी है और एक प्रकार का लोक नाट्य भी है। किसका, भीलों का। किसका भाई, भीलों का। मैंने बोला था ना भीलों के गैर गौरी राई नेजा और हाथीमना, रिपीट कीजिए, गैर गौरी राई नेजा और हाथीमना, तो वो गौरी है। और लोकनाट्य भी है, गौरी फॉर्मेट में लोकनाट्य है, भील प्रांतों में होगा। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित एक प्रकार का लोकनाट्य है। इसका जो सूत्रधार है उसको अपन क्या बोलते हैं, कुटकुड़िया। सूत्रधार को क्या बोलेंगे भाई, कुटकुड़िया। बाकी ये देखो गौरी के ही पात्र हैं। देखो कामत्या और झामत्या, बूढ़िया, राइया, इसी के पात्र। देखो राइया जो है ये तो पार्वती का प्रतीक माना गया है, पार्वती और विष्णु का भी प्रतीक है। बूढ़िया जो है इसमें भगवान शिव का रोल करता है, वो बूढ़िया है। झामत्या या कामत्या क्या है, इस गौरी के अंदर जब चलता है तो जैसे पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा तो बीच में बोर नहीं हो, तो बोरियत से बचाने के लिए कॉमेडी करेंगे। तो जो कॉमेडी करने वाला कलाकार है वही अपने पास क्या कहलाता है, झामत्या कहलाता है, या इसको कामत्या भी बोलते हैं। और बीच बीच में पूरा सामूहिक नर्तन भी किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गौरी की घाई। याद रखिएगा जब गौरी किया जाता है भील प्रांतों में तब एक वाद्य यंत्र भी काम में लेते हैं जिसका नाम है मांदड़। क्या नाम है भाई, मांदल। आपने पढ़ा होगा 4 ही प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, एक तो तत्व वाला होता है, एक अवनद वाला होता है, एक घन होता है और एक सुशिर होता है। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी है। देखो सुशिर वो होता है जो फूंक देकर के बजाएंगे, वो कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपने पढ़ा भी होगा, अलगोजा वाला। घन जो धातु का बना है, जैसे मंजीरे वगैरह बने हैं। याद रखना मटका, मटका एक धातु ही है क्योंकि माटी से हमने बनाया है और फिर अंगूर से बजाते हैं हाथ की अंगुलियों से, तो धातु से धातु टकराएगी तब आवाज आएगी, वो घन वाला। तो मटका भी कैसा है, घन है। घुंघरू मान लो, इसमें मंजीरे मान लो आप, तो घुंघरू मान लो, रमझोड़ मान लो, वो घन वाले हैं। अवनद वो होते हैं जिन पर चमड़ा मढ़ा होता है, जैसे ढोलक वगैरह है। ढोलक है अपने पास, जैसे डमरू है दोनों तरफ से बज रहा है, वही। जैसे अपने पास नगाड़ा है, वो सारे के सारे क्या है, नौबत है, वो अवनद है। तत्व वाले वो होते हैं जिनमें क्या होता है, तार होता है। तो देखो मांदल है, ये 2 वाद्य यंत्र है भाई, एक तो मृदंग होता है और एक मांदल होता है, दोनों ही अवनद की श्रेणी में आते हैं भाई। आपने ढोलक देखा होगा, तो ढोलक के आकार का, जैसे मान लो ये ढोलक बना रहे हैं हम, लकड़ी की बना रहे हैं। पहले मान लो लकड़ी ली हमने, इसमें बिज्जा वट
वृक्ष या सुपारी का कोई शाखा ले लेते हैं पेड़ की, और शाखा में क्या करेंगे, छिद्र कर लेंगे पूरा का पूरा, और दोनों तरफ चमड़ा मढ़ देंगे, ये बन गया देखो। और भी अच्छे से बनाएंगे तो एक तरफ थोड़ा मोटा रख लेंगे और एक तरफ थोड़ा पतला रख लेंगे, इस प्रकार का। तो ये बन गया एक प्रकार का ढोलक हो गया भाई। तो एक प्रकार का जो ढोलक जैसा होता है वो क्या है अपने पास, मृदंग है। और खास बात सुनना, देखो मृदंग तो बना दिया हमने लकड़ी का, लेकिन इसी वाद्य यंत्र को जब मिट्टी का बनाया जाए तब इसका नाम क्या, मांदल। तो मांदल किसकी बनती है भाई, मिट्टी की बनती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपने मृदंग सुना होगा कहां पे, जैसे आप माता जी की आरती करते होंगे, वहां एक शब्द आता है कैसे, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जाए अम्बे गौरी, तो वो मृदंग बजता है, याद हो गया होगा। मांदल, देखो मां, मांदल में मां शब्द है, तो मां अपन बोलते हैं मिट्टी को, ये धरती मेरी मां है भाई, तो धरती सबकी मां होती है, तो मां शब्द हो गया। तो मां से तो मांदल है, मां से ही मिट्टी है, और इसी मां से मोलेला है, मां से क्या भाई, मोलेला भी हो गया। तो मां से मांदल, मां से मिट्टी, मां से मोलेला। देखो मिट्टी का बना वाद्य यंत्र है कौन सा, मांदल। शिव पार्वती का प्रतीक है। गौरी में देखो शिव पार्वती मिल गए होंगे आपको, और गौरी में काम में लिया जाता है, मिट्टी से बना हुआ है। और कहां बनते हैं मांदल, राजस्थान में। मांदल कहां के प्रसिद्ध है, मोलेला के प्रसिद्ध है। और मोलेला कहां है, राजसमंद की जगह। कहां है, राजसमंद की। तो मिट्टी के खिलौने बने, मिट्टी के मांदल बने, मिट्टी के बर्तन बने, मुख्यतः आपको मोलेला मिलेगा तो आप क्या करके आएंगे, मोलेला करेंगे। बात समझोगे, मैं से मांदल, मैं से मोलेला और मैं से मिट्टी, और इसका प्रयोग कहां करेंगे, गौरी में करेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और आप बेझिझक पड़िएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, हम वहीं उसका सोल्यूशन कर देंगे। पूरी लगभग ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% आपकी जो क्लास संस्कृति है उसकी आउटलाइन में दे दूंगा कि क्या चीज खास है, क्या पेपर में आ रही है, वही चीजें आप तो पढ़ के जाए फटाफट। जो पढ़ना आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, आप सभी का सिलेक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें तो आपको मस्ट कंपलसरी पढ़ के जानी है, काम आएंगी 100%। आगे बढ़ते देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा अपने पास, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिएगा शब्द आ रहा है जसमाओडन, या देखो कुछ पेपरों में मिलेगा जसमालोडन, एक ही बात है। जसमालोडन या जसमाओडन किस नाट्य शैली से संबंधित था, देखो नाट्य पढ़ रहे थे तो देखो ये जसमालोडन वैसे तो एक नाटक का ही रूप था, और ये अपने पास जो है लोकनाट्य में आया हुआ है। और लोकनाट्य देखो बनाया है ये नाटक शांता गांधी ने, और ये राष्ट्र में ही नहीं जबकि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर ख्याति प्राप्त एक प्रकार की लोकनाट्य शैली है। भारतीय नहीं, भारत से बाहर भी इसको सराहा गया है, इसने प्रसिद्धि दिलाई है। और ये गौरी का नहीं है, श्वांग का नहीं है, रमत का भी नहीं है, किससे संबंधित है, भवाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, भवाई। तो दो प्रश्न हो गए देखो, एक तो गौरी और दूसरा भवाई। देखो भवाई एक प्रकार का नृत्य भी है और भवाई एक प्रकार का लोकनाट्य भी है, दोनों अलग अलग बातें हैं। गौरी एक प्रकार का क्या है, नृत्य भी है, और गौरी एक प्रकार का क्या है, लोक नाट्य भी है। भीलों से संबंधित है तो लोक नाट्य भी चलता है, लोक नृत्य भी चलता है गौरी, और भवाई भी लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है, दोनों बात याद रखिएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके ऑप्शन देख लेते, गौरी हमने पढ़ लिया। श्वांग लाभ समझते होंगे, एक ही आदमी विभिन्न प्रकार का मेकअप करके उसके अकॉर्डिंग अभिनय करे, ऐसा करने वाला श्वांगिया भांड बहरूपिया कहलाता है। बहरूपिया जैसे भांड आता है ना गांव के अंदर, एक ही आदमी अलग अलग रूप लेके, कभी रावण, कभी राम, कभी कुछ, तो वो श्वांग है। याद रखेंगे, एक तो आपके पास याद रखेंगे जानकीलाल भांड जो शाहपुरा से संबंधित है, मूलतः झुंझुनू के वो थे शाहपुरा, तो शाहपुरा की कला प्रसिद्ध है, स्वांग कला भी, शाहपुरा भीलवाड़ा अपना तो स्वांग है। और उसको मंकी मैंग बुलाते हैं, किसको, जानकीलाल भांड को। तो मैं लिख देता हूं जानकीलाल भांड है, ये मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस कला को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर पहुंचा रहा है। वर्तमान में एक नाम याद रखेंगे, केलवा। केलवा जगह पड़ती है राजसमंद की, और राजसमंद में पढ़ेंगे परशुराम जी। कौन से भांड है भाई, परशुराम जी, वही माया तेरे तीन नाम परस परशो परशुराम, तो परशुराम जी केलवा के किसके संबंधित है, भांड कला से संबंधित है वर्तमान में। रम्मत देखो, रम्मत जो है मूलतः जैसलमेर की है, होली के अवसर पर चलती है रम्मत, पुष्करणा जाति के ब्राह्मणों द्वारा खेले जाती हैं रम्मतें। रम्मत को खेलने वाला खिलाड़ या रम्मती कहलाता है, और रम्मतें भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। कृष्णा एंड कंपनी की एक रम्मत बड़ी प्रसिद्ध हो रखी है राजस्थान के अंदर भी,
और भी बात बताएं तो इस रम्मतों का जो मंच है वो अखाड़ा कहलाता है और प्रसिद्ध अखाड़ा आचार्यों का चौक बीकानेर है और वहां की अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है वो बड़ी फेमस है। और ज्वार जी पुरोहित की हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हड़ाऊ जो कि कुमलगढ़ का राजा था, मेरी उसकी पत्नी थी, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित थी। हड़ाऊ मेरी की रम्मत जो ज्वार जी पुरोहित की थी वो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। रम्मत मैंने पूरा पढ़ा भी रखा है, तो बिना समय गवाए आप वो वीडियो भी देख सकते हो। फटाफट 5 मिनट लगेंगे आपको, 1.5 की स्पीड में देखोगे तो ये फटाफट फटाफट रम्मत तो पढ़ ही लोगे, फटाफट से देख लेना, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो किस लोक देवता की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है भाई। देखो पूछा है, फड़, फड़ से संबंधित है, लोक हस्तकला का क्वेश्चन है। देखो किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय, आप सब समझ गए होंगे कि पाबूजी महाराज की जो फड़ है वो क्या है, लोकप्रिय फड़ मानी गई है। देखो जो प्रसिद्ध फड़ पूछेगा आपसे वो तो किसकी फड़ बताएंगे आप, देवनारायण जी की। सबसे प्रसिद्ध भी है, सबसे लंबी भी है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली भी है और सबसे छोटी भी है। छोटी इसलिए है क्योंकि इस पर 2x2 का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। छोटी पे उसको चित्रांकन बस लंबी भी है और छोटी भी है। लोकप्रिय किसकी फड़ है भाई, पापूजी की फड़ है। और आपने पढ़ा होगा कि पापूजी की फड़ के अंदर क्या बजाते हैं, बोलो, रावण हत्था। तो देखा होगा ना, भोपा बजाता है, तलरिया मलरिया ये मोरू बाई लारिया, कोई आयो रे धोरा वालो देश बीरो बीण जा रोए, ऐसे करके वो रावण हत्था वाला है जिसमें 9 तार होते हैं, नारियल की कटोरी होती है, तार से बनता है तो तत्, और गज से बजाते हैं जो होती है ना उसको बोलते हैं गज, तो गज के द्वारा बजाते हैं, वो रावण आता है। तेजाजी की भी देखो फड़ है और रामदेव जी की भी फड़ अपने पास, रामदेव जी के भक्त हैं वो भी फड़, रामदेव जी की भी फड़ है। और भी पढ़ेंगे इसमें फड़ आपके पास और भी है, रामदला कृष्णदला की फड़ भी आपके पास है। और देखो देवनारायण जी की जो फड़ है इसका वाद्य यंत्र भी याद रखेंगे तो जंतर है। कैसा है, जंतर। देखो जंतर जो है मां सरस्वती के वीणा जैसा है, यहाँ खड़े होकर के और यहाँ कंधे से लगा करके फिर ऐसे बजाएंगे हाथ के तारों से, तो वो जंतर वाला, तो जंतर भी यहाँ का फेमस है। तो देवनारायण जी की फड़ में तो क्या बजा रहे हैं, जंतर बजा रहे हैं। और पापूजी की फड़ के अंदर क्या बजा रहे हैं, रावण हत्था बजा रहे हैं। देखो पापूजी से संबंधित एक शब्द और आएगा जिसको बोलते हैं पवाड़े। पापूजी की प्रशंसा में गीत गाते हैं जिनको अपन पवाड़े बोलते हैं। और जब पवाड़े गाए जाते हैं तब तो बजाते हैं माठ, जबकि पापूजी की फड़ बाजते हैं तब बजते हैं रावण हत्था, तब क्या बजाएंगे, रावण हत्था। तो पापूजी से संबंधित 2 वाद्य यंत्र हो गए, जब पवाड़े गाएंगे तब तो माठ बजाएंगे और जब पापूजी की फड़ बाजेंगे तब बजाएंगे रावण हत्था। और देवनारायण जी की फड़ में क्या बजाते हैं, जंत्र बजाते हैं। बात याद रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी इधर रावण हत्था है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही है, देखो सही युग्म पूछा हुआ कि कौन सा युग्म सही है। अच्छा नीचे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देखो रामचरण जी का संबंध रामसनई संप्रदाय से, शाहपुरा भीलवाड़ा से है। लालगिरी का संबंध अलखिया संप्रदाय से है। हरिदास जी का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है और संदास जी का संबंध गुदड़ संप्रदाय से है। ये तो देखो चारों ही सही है भाई। तो राइट तो क्या है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, चारों ही क्या है बोलो, सही है। यहां मिल जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। देखो रामचरण जी का संप्रदाय का नाम क्या, रामसनई संप्रदाय। रामसनई संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ पूछेगा तो कहां है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इनका एक मेला भी प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम फूलडोल मेला है, आप याद रखेंगे, फूलडोल मेला भी चलता है। देखो स्वामी लालगिरी जी हैं, इन्होंने चलाया अलख्या संप्रदाय। यह आदमी ऐसा है जो एक जगह नहीं टिका था। देखो इसका जन्म तो हुआ था सुलखिया या सुखलिया गांव में, या तो सुलखिया मिल जाएगा, सुलखिया में, जो कि जगह कहां की है, चूरू की है। और इसके बाद में ट्रांसफर कर गए भाई, फिर चले गए बीकानेर के अंदर, इन्होंने उपदेश दिए हैं, तो बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। और अंत में समाधि इनकी बनी है गलता में। तो गलता कहां पड़ता है अपने पास, जयपुर की जगह गलता, वहां इनकी क्या समाधि है। तो आप तो ये बात याद रखेंगे, स्वामी लालगिरी है। और ऐसे याद करना, लालगिरी किसकी होती है भाई, तरबूज की होती है। और तरबूज को छोड़ दो समतल पे लुढ़कता ही जाएगा। तो ये संत भी ऐसे हैं जो लुढ़कते ही रहे हैं, एक जगह स्थायी नहीं रहे। यानी कि सुलखिया चूरू में जन्म हो रहा है, बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ बन रही है और गलता में इनकी समाधि बन रही है, ऐसे। इसके बाद में देखो हरिदास जी हैं और इनका संप्रदाय जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट संप्रदाय। देखो कैसे मैं बताऊं आपको। देखो हरिदास जी का जो मूल नाम है वो तो था हरि सिंह सांखड़ा। क्या नाम है भाई, हरि सिंह सांखड़ा नाम का आदमी था। और ये पहले डाकू होता था, लूट लिया करता था, फिर कोई साधु के संपर्क में आया, विचार बदल गए, साधु बन गया, संप्रदाय चला जिसका नाम क्या था, निरंजनी संप्रदाय। अच्छा इसमें आत्मा के भी 2 रूप होते हैं, जिसको आप बोलते हैं आत्मा को 2 प्रकार के साधु, नेंग और घरबारी भी साधु हैं, और हरि निरंजन, अलख निरंजन, ऐसे इसके आत्मा के भी रूप हैं। आप तो इतना याद रखेंगे इस चीज में कि हरि सिंह सांखला देखो पहले डाकू हुआ है और डाकू के बाद में साधु बना है। और ऐसा ऐसा वाल्मीकि जी ने भी किया है। वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे, बाद में संत बने थे।
किसी सिद्ध पुरुष के संपर्क में आकर के। इसलिए हरिदास जी को बोलते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहेंगे? तो किसको बुलाएंगे? हरिदास जी को कहेंगे। इनका जन्म तो कापड़ोद के अंदर मिलेगा, डीडवाना के अंदर, कापड़ो डीडवाना के पास के थे, तो वो हरिदास जी हैं, जिनको राजस्थान का क्या कहते हैं? वाल्मीकि बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वाल्मीकि बोलेंगे राजस्थान का। फिर देखो अगला है संतदास जी, गुदड़ संप्रदाय से संबंधित है। ये दांतला भीलवाड़ा से संबंधित है। ये संतदास जी ऐसे थे जो गुदड़ी के वस्त्र पहनते थे। गुदड़ी का मतलब ये हुआ फटे पुराने कपड़े पहन लिए, कपड़ा फट गया तो दूसरा ऊपर पहन लिया, तीसरा पहन लिया। तो हम भी तो फटे पुराने कपड़ों से गुदड़े बनाते हैं भाई। गुदड़ा मतलब सोवड़िया ही तो बनाते हैं। तो कहा भाई कौन से बाबा? तो कहा यार गुदड़ी वाले बाबा हैं, गुदड़ी वाले बाबा हैं। ऐसे इनका नाम पड़ गया गुदड़ संप्रदाय। कौन सा पड़ गया? गुदड़ संप्रदाय पड़ गया। तो कौन से हो गए? संतदास जी गुदड़ संप्रदाय से संबंधित है। तो आपको कहने का मतलब यह है, इस प्रश्न को लेने का मतलब यह था कि आपको मोटे मोटे संप्रदाय देखने हैं और इनकी जगह देखने की, कौन सा संप्रदाय कहाँ है, किसकी पीठ कहाँ है। एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है और कल देखना बनेगा भी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पूछ रहा है, देखो ये भी थोड़ा चर्चा में इसलिए है, संगल या धोनी सीकर से संबंधित है, किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा रामसनेही संप्रदाय, ये तो साफ पूरा भीलवाड़ा वाला है, तो ये तो होगा नहीं। नवल संप्रदाय नवलदासी का है। जसनाती संप्रदाय कत्रेसर बीकानेर वाला है। इसमें बचा कौन सा अपने पास? सरवंगी संप्रदाय। कौन सा बचा है? सरवंगी संप्रदाय। तो हो सकता है ये प्रश्न आया भाई 2-3 बार, अधीनस्थ बोर्ड ने इसको चर्चा में लिया हुआ है। चर्चा में क्यों था वो भी अपन बात करेंगे। देखो थोड़ी थोड़ी आप तो मोटा मोटा याद रखेंगे कि सरवंगी संप्रदाय का संबंध कहां से? संगलिया धोनी। और संगलिया धोनी कहां? सीकर में। अरे देखो आजकल एक डीजे पे सॉन्ग बड़ा फेमस हो रहा है, एक वो बाबा जी हैं जो खूब सारी लंबी लंबी उनकी जटाएं और सर पे जटाएं लगा रखा है, और एक सॉन्ग है बन जा रही है हंस हंस बोल बाता थारी रह जासी। या खूब सारे लड़के डांस करते हैं, बीच में वो बाबा जी क्या करते हैं? गाना भजन चलाते हैं, बीच में देशभक्ति वाला भी टूनिंग है वो लेकर के आते हैं। प्रकाश दास जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, वो प्रकाश दास जी महाराज है, वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? इस संगलिया धोनी से जुड़े हुए हैं। तो आप याद रखेंगे संगलिया धोनी सीकर से सरवंगी संप्रदाय। तो स से संगलिया, स से सरवंगी, ये कम से कम 3 बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो क्या पता एग्जामिनर की नजर पड़ जाए तो प्रश्न बना देगा कि छोटे छोटे हैं, या आपको नवी वाली किताब में मिलेंगे, वैसे किसी गाइड में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए देखना जरूरी था, सामने लाना जरूरी था। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? तो देखो राजस्थान का कबीर कौन है? संत दादू दयाल जी है भाई। कौन है? संत दादू दयाल जी हैं। ये तो धन्ना है, यहाँ पे पन्ना नहीं धन्ना है। ये हरिदास जी, हमने भी पढ़ा था, हरिदास जी रैदास हैं। ये मीरा के गुरु हैं और इनके उपदेश रैदास की पर्ची कहलाते हैं, तो वो रैदास हैं। धन्ना जानते हैं आप, संत धन्ना, धोवन गांव टोंक वाले संत धन्ना है। और फिर अपने पास कौन है? दादू दयाल। देखो दादू दयाल की थोड़ी बातें आपको जाननी जरूरी है। देखो दादू दयाल जो है ये अहमदाबाद के थे, और ये लोधीराम जी कोई संत हुआ करते थे, या लोधीराम जी थे कोई ब्राह्मण थे, उनको साबरमती नदी में संदूक में मिले थे, तो वो घर ले आए और इनको फिर रखने लगे, लालन पालन इनका हुआ था। अच्छा फिर बात करेंगे ये दादू दयाल जी। अब अगर लालन पालन पंडित में आता तो वो तो पंडित बताते थे, लेकिन दादू दयाल खुद को कहता था कि मैं तो धनिया मुसलमान हूं, खुद को धनिया मुसलमान मानते थे। हमारे प्रश्न किस लेवल का वो देखेगा। देखो दादू दयाल जी जो है ये राजस्थान में 2 बार आ रहे हैं। पहले बार तो देखो साबरमती नदी वाला होएगा, दूसरी बार सांबर आते हैं, और सांबर में ही अपना पहला उपदेश देते हैं। इन्होंने कर्म स्थली जो है वो सांबर के आसपास के क्षेत्र को ही चुना है। अच्छा ये अकबर से भी मिलते हैं, और अकबर से इनकी जो मुलाकात है ये भगवान दास करवाता है भाई। कौन करवाता है? भगवान दास, वो ही जयपुर वाला। जबकि याद रखेंगे ये समकालीन है मान सिंह के। 2 प्रश्न दे रहा हूं भाई, समकालीन किसके है? मान सिंह के। देखो अकबर से मुलाकात तो कौन करवाता है, और मुलाकात फतेहपुर सीकरी में हो रही है। अकबर इनके विचारों से प्रभावित भी होता है। तो देखो अकबर से हो रही है मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है भाई। और किसके सहयोग से हो रही है? बोलो भगवान दास के सहयोग से। फिर पूछेगा दादू दयाल जी किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन बताएंगे भाई? मान सिंह के क्या है? समकालीन रहेंगे। अच्छा दादू के उपदेश, दादू के दोहे कहलाते हैं, दादूरी वाणी कहलाती है। और भी मजेदार बात बताएं आपको। देखो दादू जी ने दादू पंथ चलाया था, और दादू पंथ का जो सत्संग होता है वो अलख दरीबा होता है। याद रखेंगे, पूछा भी जाता है सत्संग क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं, वरना दादू दयाल बहुत बड़ा है, खूब सारा टाइम लगता है पढ़ने में, आराम से समझ के। लेकिन अब रिवीजन के उद्देश्य से है तो आप वो देखें कि भाई रिवीजन के पर्पज से ही है वीडियो। तो सत्संग है, अलग दरीबा कहलाता है। देखो दादू पंथी के लोग जो होते हैं वो सब को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, जबकि जंगली जानवरों को खाने के लिए जंगल में ही फेंक दिया करते हैं। अच्छा इनका कोटेशन भी जयराम होता है। देखो इनके 52 शिष्य हो रहे हैं,
और 52 शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा जाता है। और इन्होंने अलग अलग जगह पर 52 प्रकार के धातु द्वार भी बनवाए, जिनको धातु द्वार भी कहते हैं। अंतिम स्थान आपने देखा होगा बहराना पहाड़ी है जयपुर के पास, उसी जगह पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, जिसको अपन धातु फूल भी बुलाते हैं। 4-5 शिष्य बड़े फेमस हो रहे हैं। एक तो नाम पढ़ेंगे आप सुंदरदास जी हैं, एक नाम पढ़ेंगे गरीबदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, एक नाम पढ़ेंगे, नाम आएगा मिस्किन दास है, मिस्किन दास जी है, एक नाम पढ़ेंगे आप जिसका नाम आएगा बखना जी है, बखना जी, और एक पढ़ेंगे जिनका नाम आएगा रजब जी। ये थोड़े फेमस शिष्य हैं। एक तो सुंदरदास जी हैं जिन्होंने नागा मत चलाया था, इसके 4-5 मत चलते हैं अपने पास, जैसे खालसा है, उत्तरादे, स्थानधारी, मत देख लेना आप एक बार। तो खालसा है, उत्तरादे या स्थानधारी है, विरक्त है, नागा है, इस प्रकार के इनके मत चले हुए हैं। 5 मत चलते हैं टोटल इनके। तो देखो इनके 4 शिष्य हो रहे हैं, सुंदरदास, गरीबदास, मिस्किन दास, बखना जी और रजब जी। देखो रजब जी जो है ये मूलतः है आपको पठान जाति के मिलेंगे, और बखना जी जो है ये मिरासी जाति के हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, बखना जी तो मिरासी जाति के हैं और रजब जी जो है वो पठान जाति के हैं। अच्छा, रजब जी के बारे में खास बात यह है कि जब रजब जी दादू दयाल से मिले थे तब रजब जी विवाह करने के लिए जा रहे थे, प्रवचन सुने, विवाह करना भूल के दादू जी के साथ ही रह गए। तो कहते हैं कि जो रजब जी जो हैं इनके बारे में खास बात यह चलती है कि जो रजब जी हैं वो दादू जी के वो शिष्य थे जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था, तो दुल्हे के वेश में रहे थे। तो दुल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे अपने पास? रजब जी थे। इनके गुरु का नाम वृदानंद या बूढ़ो जी भी अपन बुलाते हैं, वो इनके गुरु हुआ करते थे। इनके मत अगर बताएं तो मत भी देख लेना, जैसे आज तो मत पढ़ेंगे जिसका नाम उत्तरादे मत है, एक पढ़ेंगे जिसका नाम है खालसा मत है, एक मत पढ़ेंगे जिसका नाम है खाकी मत है, एक नाम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है विरक्त मत है, तो खालसा है, उत्तरादे। एक मत और पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थानधारी मत है। इस प्रकार के इनके मत चले, खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे, स्थानधारी। ये किससे संबंधित है? तो ये दादू दयाल से संबंधित है। दादू दयाल के जो शिष्य हुआ करते थे ये सेना में भी होते थे, जिनको दाखिली वगैरह बुलाते थे। तो कहने का मतलब है कि दादू जी को आप एक बार देख लेना, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पाबू जी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, मतलब असत्य कथन बताना। देखो पहला कथन आया था, पाबू जी की स्मृति में भाद्र कृष्ण नवमी को कोल्लूमंड फलोदी में मेला भरता है। पाबू जी को आप जानते होंगे भाई, रायका रेबारी जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। राजस्थान में ऊंट पालक हमने कहा है, या हमने प्लेग रक्षक भी इनको कहा है। पाबू जी की पड़का या फड़का वाचन रावण हत्ता भी हमने कहा था। देखो फड़ बाचेंगे तब रावण हत्ता है, जबकि इनके जो गीत गाएंगे जिनको पवाड़े बोलते हैं उस दौरान बजाते हैं अपन माठ नाम का वाद्य यंत्र। चांदा, डेमा, हरमल पाबू जी के सहयोगी थे। तो देखो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनका मेला तो भरता कोल्लूमंड में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तिथि गलत है। इनका मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है भाई? चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर भरता। कब? चैत्र अमावस्या को। हमने कहा था, यहाँ लिख दिया गया भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तो ये वाला असंगत हो जाएगा। यानी आप मोटे मोटे पंच पीरों को तो आप पढ़ के जाएं, बाकी तो अपन देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो ऐसो मिले ढूंढना। देखो मुस्सी महारानी की छत्र हम जानते हैं 80 खंभों वाली है भाई, अलवर में, ठीक बात है। हमको असंगत चाहिए तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ गलत है। 84 खंभों की हम जानते हैं भाई बूंदी में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो सही, लेकिन यहाँ गलत है। जसवंत थड़ा भाई जोधपुर में ही है, बात तो सही, लेकिन यहाँ गलत है। इसरलाट देखो भरतपुर में नहीं, कहाँ मिलेगा आपको? जयपुर में मिलेगा। कहने का मतलब मोटी मोटी छतरी आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी भाई। तो देखिएगा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मुस्सी महारानी की छतरी देखो अलवर में है, मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में आपको मिलेगी। 80 खंभों की छतरी आपको मिलेगी। 84 खंभों की छतरी कहाँ भाई? बूंदी में है। जसवंत थड़ा देखो आपको याद होगा जोधपुर में है, और इसका जो निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था भाई। निर्माण कौन है? सरदार सिंह है, और इसका बाप था जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह है। और ये जसवंत सिंह भी दूसरा है भाई, कौन सा है? दूसरे वाला, इसकी याद में निर्माण करवाया था। और हम इसको इसका जो मैप है वो राजस्थान के, सॉरी भारत के ताजमहल जैसा ही है, तो उसको हम राजस्थान का ताजमहल भी कहा करते हैं। तो जसवंत थड़ा है। देखो जसवंत सिंह द्वितीय है, और एक था जसवंत सिंह पहला वाला। तो पहला वाला नहीं है, पहला वाला तो वो था, आपको पता होगा दोराई का युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के हुआ था, याद आ रहा होगा। औरंगजेब के भाई को राजा बनाना चाहता था और ये चला भी गया था।
तो युद्ध छोड़ के बीच में आ गया था, तो इसकी पत्नी थी जसवंत देव, उसने गेट नहीं खोला था। उसने ये कहा था कि भाई कौन है, तो बोला जसवंत सिंह आया। तो उसने ये कहा था कि नहीं, राजपूत तो विवाह में या तो वीर गति प्राप्त करते हैं या विजयी होते हैं, तू कौन है पता ही नहीं भाई। तो वो था ही तो। और ये जसवंत सिंह दूसरा वो है जिसको आपको याद होगा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी। और एक नाम आता नन्ही बाई जान या नन्ही पासवान। एक बार नशे में धुत था, आपने पढ़ा होगा, इस नन्ही जान को कंधे पे बिठा के घूम रहा था। तो दयानंद सरस्वती आपको पता है समाज सुधारक आदमी, बात अच्छी नहीं लगी इनको, डांट दिया। अरे बोले नालायक, ये क्या काम है, ऐसा काम थोड़ी होता है राजा का। तो प्रजा को देख क्या कर रहा है। तो इसको गुस्सा आ गया था, इसने चाय वगैरह में कोई कांच पीस के मिला दिया था, जहर पीस के मिला दिया था। और फिर दयानंद सरस्वती को अजमेर लाया गया था, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ दिनों तक अपने योग के कारण ये जीवित भी रहते। तो वो जसवंत सिंह दूसरा है। इसका बेटा कौन, सरदार सिंह। इसकी याद में क्या बनवाता है, जसवंत थड़ा, जो कहा जोधपुर, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी अपन बुलाते हैं। फिर देखो आगे, ईश्वर लाडते को ईश्वर सिंह निर्माण करवाता है। इसका दूसरा नाम है सरगा सुल्ली। क्या नाम है भाई, सरगा सुल्ली भी इसको बोलते हैं। इसी का तीसरा नाम है भेदी मीनार। क्या बोलेंगे, भेदी मीनार। इसी का नाम है भेदी मीनार। है कहां, जयपुर में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं। सुमेलित करो, देखो सुमेलित करना है। अच्छा मेले आगे देखो, प्रश्न है मेलों, मेलों का प्रश्न आएगा, एक बार रिवाइज करके चले जाना, हो जाएगा। देखो बात करते हैं। देखो कानन मेला जो है ये बाड़मेर का है भाई। कानन मेला कहाँ है, बाड़मेर का है। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं, जो हमको पता वही करते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ भाई, बीकानेर में है। फिर देखो अपने पास और आता है मुंडवा मेला जो है वो नागौर का है। और मरु मेला कहाँ है, जैसलमेर का। तो देखो सेट होएगा। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं ताकि समय अपना बचे, आप देख लेना। देखो कानन मेला तो कहाँ मिल गया आपको, बाड़मेर का है। मुंडवा, मुंडवा नागौर की जगह है। ये मुंडवा फेमस भी है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे इस मुंडवा को। कैसे कि यहाँ हम सीमेंट बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं जो कि वर्तमान की तर्ज पर है, यानी जिसको अपने ग्रीन पॉलिसी बुलाते हैं, जो प्रदूषण रहित वाली फैक्ट्री, वो मुंडवा नागौर में प्रस्तावित हो रही है। मरु मेला जैसलमेर का है। और कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। देखो बीकानेर वाला ये कपिल मुनि का मेला है, थोड़ा फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ दीपदान होता है। और दीपदान कब होता है, जब कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है। और आपको यही पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान, यही नहीं, दीपदान हमारे पुष्कर में भी होता है। वहां भी पुष्कर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, पुष्कर के अंदर भी मेला भरेगा, वहां भी दीपदान किया जाएगा। तो वो कार्तिक पूर्णिमा वाला मेला है, तो कपिल मुनि का मेला है। फिर आगे बढ़ते देखो, कपिल मुनि स्टैटिक्स के जनक माने जाते हैं, सांख्यिकी के जनक है, कोलायत बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं, देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो दाबू प्रिंट अकोला है। अकोला जगह कहाँ की भाई, चित्तौड़ वाली है। एक अकोला महाराष्ट्र में भी है भाई, वो वाली जगह नहीं है, समझ गए होंगे लोग। तो फिर देखो अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ठीक बात है। मलिर प्रिंट प्रतापगढ़ की नहीं है भाई, खूब सारा पड़ा होगा। बगरू प्रिंट कहाँ की, जयपुर की। और मलिर भी कहाँ की है बोलो, बाड़मेर की है भाई। कहाँ की है, मलिर प्रिंट भी बाड़मेर के। तो कुछ एक प्रिंट है, प्रिंट का मतलब कपड़े पर रंगाई छपाई का काम है। तो दाबू पूछा गया भाई, दाबू, दाबू का मतलब कलर दाब देते हैं भाई। जैसे मान लो ये कलर, पूरी हमको टी शर्ट है, इसमें व्हाइट कलर का देना है, तो पहले व्हाइट कपड़ा रहेगा, बीच बीच में क्या करेंगे, कपड़े को ये लो दबा लेंगे, ऐसे करके, यूं करके हमने कपड़े को दबा दिया। अब पूरा कपड़ा दबा करके और स्ट्रेचिंग करके कलर में डुबो दिया। अब कलर में सुखाएंगे तो फिर वापस सुखाने के बाद में खोल देंगे, तो जहां जहां दब गया वहां तो कलर रह गया। अब यहाँ दूसरा कलर कर सकते हैं या छींट काट सकते हैं अपन। तो वो दाबू वाली प्रिंट है। अजरक प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की। मलिर भी कहाँ की, बाड़मेर की। और बगरू कहाँ का है, जयपुर। बगरू जगह ही पता यार जयपुर के, तो कहाँ की प्रिंट होगी, जयपुर की प्रिंट होगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते देखो, अमोआ वस्त्र कब पहना जाता था। देखो अमोआ वस्त्र है, एक वस्त्र होता था, कब पहनते थे। तो देखो नए ट्रेंड का क्वेश्चन है 9वीं 10वीं की किताब में से ही। तो देखो अमोआ वस्त्र कब पहना जाता था। तो देखो यह शिकार पर जाते समय। अब आप इमेजिन करो कि जब देखो बालिका के जन्म पर नहीं है, बालक के जन्म पर भी नहीं था, और विवाह के अवसर भी नहीं था। देखो अमोआ है कब, जब हम शिकार पे जाते थे। अब सोच लो शिकार पे जाएगा तो ऐसे स्कर्ट टाइप का हो गया, और नीचे अपन कर सकते हैं कि चूड़ीदार पजामा होगा, ताकि कोई जंगली जानवर पीछे पड़ जाए अपने, तो कहीं कपड़ा नहीं फंस जाए किसी झाड़ी वगैरह में। तो वो होता था अमोआ, जिसको अपन बोलते थे। सिंपल प्रश्न है, याद रख लेना है। रखा इसलिए गया है क्योंकि आपकी जो 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान आती है ना, हमारा राजस्थान, उसका प्रश्न है, अभी तक बचा हुआ है, आया है नहीं, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आपको। फिर बढ़ते हैं, देखो आगे। रिखिया, ब्यावले, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंध रखते हैं। तो देखिएगा, रिखिया है, ब्यावले है और जम्मा है, किससे संबंधित, आप सीधा ही जानते होंगे ये किससे संबंधित, अपने रामदेव जी से संबंधित है। देखो सारे पता होगा आपको कि रामदेव जी जो हैं वो राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना के लोकदेव माने जाते हैं, राजस्थान के लोकप्रिय लोकदेव भी माने जाते हैं। देखो रामदेव जी हैं। देखो आपको पता होगा इन्होंने
छुआछूत को मिटाने के लिए मेघवाल जाति की डाली बाई को धर्म की बहन बनाया था, इसलिए मेघवाल जाति के लोग इनके भक्तों को क्या कहते हैं बोलो, रिखिया कहते हैं। रामदेव जी के पगल्ले पूजे जाते हैं और रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उनको अपन ब्यावले बुलाते हैं, तो बोलो क्या गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं। देखो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था भाई, कौन सा पंथ चलाया था बोलो, कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़ जाति की जो महिलाएं रात्रि के समय जो जागरण करते हैं उसी का नाम क्या है बोलो भाई, जम्मा जागरण है। रामदेव जी के मंदिर पर 5 रंगों वाली श्वेत पताका फहराती है, उसका नाम क्या है, नेजा है भाई। क्या नाम है, नेजा। रामदेव जी एक राजस्थान के अंदर कवि भी हुए हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था 24 वाणियां भाई। क्या नाम है, 24 वाणियां। इसका क्या था, इनका क्या था, ग्रंथ भी था। तो वो अपने रामदेव जी हैं, पोखरण जैसलमेर वाले हैं। इनका देखो जन्म आपने पढ़ा होगा, उंडू काश्मीर बाड़मेर की शिव तहसील के अंदर हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया भाई, क्या है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सा महीना है बोलो, भाद्रपद का महीना है। और देखो, और फिर इनका जो मुख्य जो मेला है चलता जाएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर के एकादशी तक इनका मेला चलता है। और इनका जो मुख्य मेला ये 10वीं को है भाई। मुख्य मेला कब है, 10वीं को इनका मुख्य मेला भरता है। और 10वीं को मुख्य मेला इनका भरता है। याद रखेंगे, रामदेव जी की समाधि से ठीक एक दिन पहले समाधि कौन ले लेती है, जो डाली बाई हमने पढ़ा था, जिसको धर्म की बहन बनाया था, तो वो अपने कौन से हैं, रामदेव जी हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है, और भी रामदेव जी के खूब सारे आपको मिल जाएंगे। रामदेव जी के मेले की विशेषता मैंने आपको बताई थी, कौन सा नृत्य था, 13 ताली नृत्य था, तो वो अपने रामदेव जी हैं। ये वाला मैया जी मांगलिया है, मांगलिक अवसरों के इष्ट देव है भाई। मैया जी मांगलिया मांगलिक अवसरों के इष्ट देव है। बाबू जी हो गया, गोगा जी को हम जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी, यानी कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे कौन सी है, गोगा नवमी। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू के अंदर, वही गोगा जी। गोगा मेडी हनुमानगढ़ वाली, तो वही गोगा जी है। गोगा जी की खास बात, गोगा जी का वंशज है भाई, 17वां वंशज बता दें, 18वां कुछ किताबें कहती हैं। नाम था कायम सिंह, और कायम सिंह पर आक्रमण हुआ तो ये बन गया कायम खां। क्या बन गया भाई बोलो, कायम खां। तब से मोमडन में मुसलमानों के अंदर एक जात चल गई जिसका नाम भी क्या, कायम खानी मुसलमान। इसलिए मुसलमान भी लोग मानते हैं और ये भी मानते हैं, अपन हिंदू लोग तो गोगा जी को मानते मानते वो है। तो ये गोगा जी महमूद गजनवी से लड़ाई लड़ी थी, और कहते हैं गजनवी के साथ इतना खतरनाक लड़ा था कि गजनवी को हर तरफ गोगा जी दिखता था। तो गजनवी कहा था, रे यार तू काहे का गोगा है, तू तो जिंदा पीर हो गया, मेरे को हर तरफ दिख रहा। तो जिंदा पीर भी इनको बुलाते हैं, जहार पीर भी इनको बुलाते हैं, नागों का देवता भी इनको कहते हैं, वो गोगा जी है। तो वो गोगा जी थे वो। आगे बढ़ते हैं, देखो हवेलियों से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो पहला है सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू के अंदर है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में। आजकल तो चेंज हो जाएगा, अभी तो आपके तो ट्रेंडिंग में, आपके तो पुराने वाला ही है, अभी करेंगे तो फिर नीम का थाना की साइड ले जाएंगे इसको, फिर वो देखेंगे। मालजी का कमरा चुरू है। नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है भाई। कहाँ है, बिसाऊ के अंदर। और बिसाऊ जो जगह है वो झुंझुनू की है भाई। कहाँ की है, झुंझुनू की, RJ 18, तो वो झुंझुनू की है भाई। तो देखो सोने चांदी की हवेली बताएंगे कहाँ, मैनसर झुंझुनू में। एक ही पेज की हवेली का मामला, एक ही पेज का है, एक नजर मार लेना, प्रश्न टकाटक हो जाएगा भाई। चलो पंसारी की हवेली का श्री माधोपुर सीकर में। माल जी का कमरा भी एक हवेली टाइप है जो कहां पर अपने पास चूरू में है। और नाथुराम पोदार की हवेली, देखो ये प्रश्न इसलिए फेमस था क्योंकि पोदार की जो मुख्य हवेलियां हैं वो आपको नवलगढ़ में मिलेंगी भाई। कहां मिलेंगी आपको, नवलगढ़ में मिलेंगे। किसकी, पोदार की हवेलियां हैं। पोदार कॉलेज भी बड़ा फेमस कॉलेज हुआ है, तो पोदार की जो हवेलियां वो नवलगढ़ में मिलेंगी। लेकिन नाथुराम पोदार की हवेली कहां, बिसाऊ के अंदर है, जो कि झुंझुनू में, इसलिए हमने ऐसा किया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो रूप निवास हम इसको कोठी बुलाते हैं भाई लोकल भाषा में वहां। तो ये रूप निवास है, भगत है, जालान है, पोदार है, बघेरिया हवेली कहाँ, तो कहाँ बताएंगे, नवलगढ़। और नवलगढ़ झुंझुनू में है भाई। बात समझ गए, तो इसलिए मैंने वो रखा था क्वेश्चन पिछले वाला, दोबारा देख लो। देखो पोदार की हवेलियां तो कहाँ है, नवलगढ़ की फेमस हो रखी है, जबकि नाथुराम पोदार वाली कहाँ है, बिसाऊ झुंझुनू में। ऐसा आपको याद रखना है। तो देखो रूप निवास कोठी अपने पास भगत की हवेली है, जालान है, पोदार है, बघेरिया, ये हवेलियां हैं, फेमस हवेलियां। इनके ऊपर कलाकृति बड़ी शानदार की गई है, इसलिए बड़ी फेमस हो रखी है। अब फिर देखो इधर चलते हैं, नवलगढ़ का इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ भाई। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा, पूछते हैं भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है, चेक करते हैं। आइएगा देखो, सेठ लाल, मैंने मैक्सिमम जो हवेलियां आने वाली हैं वो शामिल कर दी है 2-3 प्रश्नों में, तो आप तो एक बार देख लेना इनको, डन ही हो जाएगा काम। सेठ लालचंद गोयन का हवेली की डुंडलोद में है भाई। बगड़िया हवेली चिड़ावा में, बागोर की हवेली जयपुर में,
और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में। देखो बागोर की हवेली है, ये उदयपुर में मिलेगी आपको। कहां मिलेगी? उदयपुर में। याद करो, बहुत ही पुराना प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का पात्र तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है, और दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो उदयपुर में रखी गई है। कौन सी हवेली में रखी गई है? बागोर की हवेली में रखी गई। बात याद रह जाएगी। तो देखो सेठ लाल, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, यही याद हो जाएगा, इसको छुपा लो इधर, सीधे सीधे बोलते जाओ। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डुंडलोद के अंदर है, बगड़िया हवेली चिड़ावा में है, बागोर की हवेली उदयपुर में है, और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहां मिलेगी आपको? जयपुर में मिल जाएगी भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा उदयपुर में स्थित नहीं है, ये पूछा कि भाई कौन सा जो कि उदयपुर में स्थित नहीं है। देखो सिटी पैलेस जयपुर में भी है, सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, जग निवास महल है उदयपुर में, जग मंदिर भी है। कौन नहीं है? अभेड़ा नहीं है। अभेड़ा महल कहां भाई? कोटा में है भाई। कहां पर है? कोटा में। देखो सिटी पैलेस कहां है? अपन बताएंगे। सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर आपको मिलेगा। सिटी पैलेस को फर्ग्यूसन ने संज्ञा भी दिया ना कि विंडसर के महलों जैसे दिखते, वो वाला। जग निवास जग मंदिर आपको याद होगा, क्रांति के समय भी काम में आते हैं ना। जब स्वरूप सिंह के टाइम की बात है ना, जब क्रांतिकारी भागते हैं तो 40 परिवारों को कैद करके रखा जाता है, तो वो जग मंदिर जग निवास वाला। एक बार खुरम भी यहाँ आकर के रुकता, तो वो जग मंदिर और जग निवास वाले दोनों जगह है। अभेड़ा महल कहाँ भाई? कोटा में। अभेड़ा महल कहाँ मिलेगा आपको? कोटा में मिलेगा। याद रखेंगे, कोटा माधो सिंह ने बसाया था भाई, कोटा माधो सिंह ने बसाया था। और अभेड़ा महल जो है वो उमेद सिंह के टाइम की बात है। उमेद सिंह ने मगरमच्छों को पालने के लिए कोटा शहर से कुछ दूरी पर एक महल का निर्माण करा। आप जाएंगे तो एक महल बना हुआ है और सामने पूरा पानी। आजकल तो यहाँ कमल की खेती होती है, पुराने टाइम पर यहाँ मगरमच्छ जो है वो रखे जाते थे, मगरमच्छों के पालने के लिए जगह रखी गई। तो वो कौन सा था? अभेड़ा महल, जो कोटा के अंदर आपको मिल जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न पढ़िएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखो बादल विलास महल जैसलमेर, चित्र महल कोटा, रंग महल बूंदी, खेतड़ी महल झुंझुनू। आपको पता है ये तो ठीक बात है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग गलत होगी। रंग महल बूंदी में बात ठीक है, लेकिन यहाँ गलत होगी। चित्र महल कोटा में नहीं है। चित्र महल कहाँ मिलेगा आपको? बूंदी में। बूंदी की चित्रशैली आपने पढ़ी होगी भाई, कि चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था, तो वो बूंदी वाली है। बादल विलास भी कहाँ? जैसलमेर में। देखो बादल विलास, बादल महल आपको लगभग किलो में बादल महल तो मिल ही जाएंगे। बादल महल है या बादल विलास जैसलमेर में है, बरीसाल ने निर्माण करवाया था। एक प्रश्न और देता हूं मैं आपको, कलात्मक बादल महल याद आ रहा है मेरे को? कलात्मक बादल महल ये आपको मिलेगा अही छत्रपुर के किले में। अही छत्रपुर का किला है जो कि नागौर में है, जिसको नाग दुर्ग भी कहते हैं, नगाना दुर्ग भी कहते हैं, जो सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा बनवाया गया था। यहाँ कलात्मक बादल महल है। कलात्मक ऐसा बादल महल है किस महल में आप सोओगे तो रात्रि के समय आपको तारे दिखेंगे, लेकिन बारिश नहीं आएगी। बारिश आ गई है तो भी अंदर नहीं आएगा पानी, कारण क्योंकि जो छत है वो पारदर्शी बनाई गई है, तो आप आराम से देखो तारों को नियर। तो वो कलात्मक बादल महल यहाँ था। रंग महल बूंदी में है। चित्र महल चित्रशाला वाला ही है, चित्रकला को संरक्षण देने के लिए, तो वो चित्र महल बूंदी वाला, रंग महल बूंदी वाला, और खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू में। आप याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो खेतड़ी महल याद रखना। अगर ऑप्शन आपको दे दे खेतड़ी महल खेतड़ी में है तो गलत है भाई। खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं, कहाँ है? झुंझुनू में। खेतड़ी की कुछ अलग मिलेंगे, तो खेतड़ी महल झुंझुनू ही करके आना आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो निम्न में से कौन सा एक शामिल है? नहीं है, यानी सही बात कौन सी नहीं है? तो देखिएगा कुछ बातें दी गई हैं, सम्मिलित नहीं है। देखो कंकनवाड़ी का किला अलवर दिया गया है, भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़ दिया गया, मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा दिया गया, और भानगढ़ का किला जालोर है। सब जानते होंगे भाई, भानगढ़ का किला तो कहाँ मिलेगा आपको? अलवर साइड मिलेगा भाई। भानगढ़ का किला कहाँ मिलेगा? अलवर साइड। देखो कंकनवाड़ी, इधर चलेंगे अपन, कंकनवाड़ी तो अलवर है। देखो आपने पढ़ा होगा सरिस्का अभ्यारण्य, तो वहां आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कि सरिस्का अभ्यारण्य में कंकनवाड़ी और कांसना का पठार है, तो वही कंकनवाड़ी का किला इधर है। भैंसरोडगढ़ किला देखो आपने पढ़ा होगा, चित्तौड़गढ़ दो जगह बटा हुआ है, चित्तौड़गढ़ अजमेर दो जगह है। एक तो अजमेर आपको मिलेगा और दूसरा कटा हुआ भाग बीच में थोड़ा सा आ जाएगा, और दूसरा कटा हुआ भाग रावली टाटगढ़ मिलता है आपको। इसी प्रकार चित्तौड़ है, बीच में भीलवाड़ा है, और साथ में भैंसरोडगढ़ है। जो चंबल तथा बामनी जहां नदियां आ रखी हैं उनके किनारे पर दो बंजारे थे भाई, रोड़ाचारण और भैंसासा ने निर्माण करवाया था भैंसरोडगढ़ वाला। एक प्रकार का जल दुर्ग है, तो वही भैंसरोडगढ़ का किला है भाई।
याद आ रहा है आपको? तो वही भैंसरोडगढ़ वाला किला है। फिर आगे बढ़ते हैं, मांडलगढ़ का किला कुंभा द्वारा भीलवाड़ा का है। भानगढ़ का किला आपको कहाँ मिलेगा? अलवर में मिलेगा भाई। भानगढ़ को आपने ये भी नाम दिया होगा कि इसको भूतिया पैलेस भी बोलते हैं, हॉन्टेड पैलेस है। यहाँ इस पे फिल्म भी बनी है, तो ट्रिप टू भानगढ़ ऐसे कुछ करके, तो भानगढ़ वाला है, भानगढ़ वाला। आगे बढ़ते हैं, देखो ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो तथा मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में हुआ था? देखो फेमस है क्या? अकबर का किला, शेरगढ़ का कोटा और माधोराजपुरा। देखो इसमें आंसर तो क्या, अकबर का किला। आपने पढ़ा होगा जब अकबर 1570 में नागौर दरबार लगवाता है, तब क्या करता है, एक दुर्ग का निर्माण भी करवाता है जिसका नाम अकबर का किला रखा जाता है। ये ऐसा किला जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है भाई। कौन सी शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। और भी आपको बात बताऊं तो देखो हल्दी घाटी का अंतिम प्रारूप यहीं तैयार हुआ है भाई। किसका प्रारूप? अंतिम प्रारूप किसका? हल्दी घाटी का। कौन से दुर्ग में तैयार किया गया था? इसी अकबर के किले में किया गया था। याद रखेंगे, यहां सर टॉमस रो आता है और वो परमिशन लेता है कि हम यहाँ बिजनेस करेंगे भाई। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब यहाँ पर जो है वो बिजनेस करना चाहती है, उसकी परमिशन के लिए मुलाकात हो रही थी। तो जहांगीर यहाँ आया हुआ था, तो इन दोनों की मुलाकात किस दुर्ग में हो रही है? इसी अकबर वाले किले में हो रही है। मजेदार बात आपको बताएं, देखो आपको पता होगा बंदूक है और बंदूक में डलती हैं गोलियां, और जैसे गोलियां डालेंगे तो गोलियां डालने के लिए एक स्लाइड से निकलती है, उस स्लाइड को बोला जाता है मैगजीन। क्या बोलेंगे भाई? मैगजीन। तो देखो यहाँ हथियार रखे जाते थे, तो बंदूक में डलती है मैगजीन, इसलिए यहाँ खूब सारी मैगजीन रखी गई, या मैं आपसे कह दूं खूब सारे हथियार रखे गए थे, उसी के नाम पर इसका एक नाम और भी, इसको बोलते हैं मैगजीन का किला। क्या बोलते हैं? अरे सोचो, अपने घर में कोई दादाजी रहते हैं किसी कमरे में, तो अपन क्या कहते हैं, कमरा किसका है? दादाजी का कमरा है। भाई साहब रहे तो भाई जी का कमरा है। कोई कमरा कोने में तो क्या बोलते हैं? कोने वाला कमरा है। अनाज वाला कमरा है। ऐसा ही देखो बंदूक में डलती है मैगजीन, तो गोलियां डालेंगे तो मैगजीन रखी गई, तो क्या नाम पड़ गया बोलो? मैगजीन वाला किला। तो नाम क्या? मैगजीन का किला कर दो, अकबर का किला कर दो, अकबर का दौलत खाना इसको बुला दो रे, कुछ भी बुला दो, मुगल शैली में बना हुआ है। अंतिम प्रारूप किसका? हल्दी घाटी का, यही तैयार हुआ है। ये शेरगढ़ के किले देखो दो मिलेंगे आपको, एक धौलपुर में है और एक बारा के अंदर मिलेगा। देखो शेरगढ़ बारा वाला एक प्रकार का जल दुर्ग है, और शेरगढ़ बारा वाले को बोला जाता है कोसवर्धन का किला, जो कि परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी? परवन नदी के किनारे। और शेरगढ़ एक धौलपुर वाला भी है। कौन सा किला? धौलपुर वाला भी है। वो शेरगढ़ जहां पर वो बात आती है ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बात साथ दे देता, तो वो शेरगढ़ वाला किला भी आपको मिलेगा, वो धौलपुर की साइड मिल जाएगा। तो वो शेरगढ़ दूसरा है, शेरगढ़ के नाम से दो मिल जाएंगे। कोटा दुर्ग है, देखो कोटा दुर्ग है, तो कोटा जो दुर्ग है, यहां इसकी बात करें तो इसके बारे में एक लाइन आती है कि कर्नल टोड ने कहा था कि अगर आगरा के किले का परकोटा छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में कोटा के किले से मजबूत परकोटा किसी और किले का नहीं है। तो वो कोटा है। कोटिया भील को जीत करके इसका निर्माण करवाया गया था, तो वो कोटा का किला था। माधोराजपुरा का किला जयपुर के पास आपको मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं, देखो आगे। अगला देखो, एक कर पूछा गया जिसका नाम है कांसा पटोसा, या कह दो कांसा परोसा। ये कब लिया जाता है? तो देखो ये कर लिया जाता था जब कोई विवाह होता था या मृत्यु भोज होता था। आप तो ऐसे समझे, कांसा का मतलब पहले कांसे का कटोरा आता था, तो क्या करते थे भाई, आपको पता है विवाह के अंदर कचौड़ा डालते हैं ना, जैसे विवाह की समठोनी हो रही है तो उस दौरान क्या करते हैं कि ये साहब लो, इसमें हम डाल के देंगे, तो वो वाला है। या पगड़ी की रस्म मान लो, उस दौरान कुछ धनराशि दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कांसा पटोसा। तो विवाह पर भी होता है और मृत्यु भोज पर भी होता है, तो याद रखना इसको थोड़ा सा। कांसा पटोसा किससे संबंधित है? तो विवाह व मृत्यु भोज पर है। दोस्तों बातें बहुत सारी हैं बताने को, लेकिन मैं आपको वही बातें बता रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि सर ने अधूरी बातें बता रहे, कि मैं वही बातें आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिनसे अपना कल काम हो जाएगा। बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे आप तो कोचिंग आइएगा या ऑनलाइन अपना कोर्स देखिएगा, वहां आपको एक एक चीज डिटेल से करवाई जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन बनाई गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएसटीसी की तैयारी की, और वो चाह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में मोटी मोटी आउटलाइन, या मेरे को ये पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं वो परीक्षा के लायक है, तो वो फटाफट से अपना रिवीजन कर लेवे, इसलिए इसको बनाया गया है। तो आप फटाफट इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आते हैं। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो शेरगढ़ बारा, दो जगह है, धौलपुर बारा, ठीक है, यानी बात तो सही है लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत है। बसंतगढ़ बाड़मेर पता नहीं, छोड़ देते हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर में है भाई, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सही, वैसे गलत। बयाना भरतपुर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या निकला बोलो?
बसंतगढ़ अपने पास कहाँ है? सिरोही में भाई। कहाँ मिलेगा? सिरोही में मिलेगा। देखो काम की बात, शेरगढ़ बारा मैंने कहा कोषवर्धन का किला भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोषवर्धन। कोषवर्धन छोटा सा किला है, मतलब वैसे किला बड़ा है, लाइनों के अकॉर्डिंग 2-3 लाइनें मिलेंगी 9वीं क्लास में, तो लाइन के अकॉर्डिंग छोटा किला है। कोषवर्धन का तो नदी कौन सी है? परबन नदी। परबन नदी। देखो हो गया। बसंतगढ़ कहाँ? सिरोही वाला है। लक्ष्मणगढ़ सीकर का। बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर वाला किला फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत में पहला विजय स्तंभ यहाँ बना, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। और भी इसकी बात बताएं आपको तो बयाना भरतपुर, हाँ पहला समुद्रगुप्त द्वारा जो वीणा देखा होगा ना, 2 के सिक्के के पीछे वीणा बजाता था, तो उसका यहाँ बनवाया गया विजय स्तंभ, उसने बनवाया था। तो पहला विजय स्तंभ इसी बयाना भरतपुर में आपको मिलेगा। बयाना वैसे प्राचीन काल में नील की खेती के लिए बड़ा फेमस हुआ, यहाँ नील की खेती होती थी, वो बयाना है भरतपुर वाली जगह। आगे बढ़ते हैं। देखो किस दुर्ग में शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? देखो सिंपल सा प्रश्न है, किस दुर्ग में शिला देवी का मंदिर बना हुआ है? तो पहला दिया गया नाहरगढ़ है, दूसरा आमेर, तीसरा जयगढ़, चौथा लोहागढ़। देखो इसका आंसर तो आपको क्या मिलेगा? आमेर मिलेगा। क्या मिलेगा? आमेर। हम बात किसकी करेंगे? शिला देवी की। देखो मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। मानसिंह गया था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां एक राजा था जिसका नाम था केदार। इस केदार की कुल देवी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? शिला। क्या नाम था? शिला देवी इसकी क्या थी? कुल देवी थी। तो इसको हराता है, इस केदार को, इसको हरा करके इसकी मूर्ति ले आता है और यहाँ अपने आमेर के फोर्ट में लगा देता है। इसलिए आमेर में आपको पता होगा राजवंश चला है जिसका नाम है कछावा राजवंश। इस कछावा राजवंश की आराध्य देवी है, नॉट कुल देवी, दैट इज आराध्य देवी। कुल देवी अलग है। कुल देवी आपने पढ़ा होगा कि साहब जयपुर वाले कछावा राजवंश वाले जो लोग हैं वो जमुई माता को मानते हैं, और ये यहाँ क्या है? आराध्य देवी है, तो इसकी आराध्य देवी होगी। ठीक। अच्छा अब देखो अगली बात बताएं, आपने पढ़ा भी होगा कि शिला देवी के चरणामृत के रूप में शराब मिलती है, प्रसाद के रूप में शराब मिलती है। पहले इनका मुंह सीधा हुआ करता था, नर मांस का भोग लगा करता था, आदमी की बलि दी जाती थी, फिर बंद कर देगी तो मुंह इसने फेर लिया, अब इसका मुंह कैसा टेढ़ा है। देखो इसके बारे में एक छोटी सी लाइन चलते हैं, आप तो याद रख लेना कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की रे शिला देवी, लायो राजा मान, नंदलाल का अलगोजा मोती डूंगरा बाजे। ऐसे गाना है कि सांगानेर को सांगोर बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की रे शिला देवी, लायो राजा मान। कहने का मतलब सांगानेर राणा, सांगानेर सांगा बाबा से संबंधित है ना। सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर का हनुमान, आमेर की शिला देवी, ये तीनों चीज किससे संबंधित है? इसी मान सिंह से संबंधित है। जयगढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़। देखो नाहरगढ़ में तो आपने पढ़ा ही होगा कि नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल हैं, 9 पत्नियां थी, तो 9 एक जैसे 9 महल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ है। लोहागढ़ आपने पढ़ा होगा भरतपुर में है, एक ऐसा किला जिसको इसको लॉर्ड लेक का वो भी बुलाते हैं अपन, कि लॉर्ड लेक ने खूब सारा आक्रमण किया था तो लॉर्ड लेक इसको नहीं जीत पाया था, तो वो वाला था। मिट्टी से बना हुआ किला होता है लोहागढ़, जिसको अंग्रेज नहीं जीत पाए थे, वो वाला है। और जयगढ़ वाला, जयपुर वाला, जहां इसका जयपुर वाले में एक तो एशिया का सबसे बड़ा पानी का टाका भी है, और यहाँ की ऊंचाई पर एक दूसरा दुर्ग बनाओ जिसको विजय गड्डी भी कहते हैं, जहां पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब खुदाई की गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ सामान ले गई, कुछ लोग बोलते हैं कुछ मिला नहीं था, तो वो वाला है जयगढ़ वाला किला अपने पास। तो ये मोटे मोटे थे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। देखो राजस्थान में पर्यटन नीति नवीनतम जारी कब की गई है? तो इसका आंसर तो है 2020 में। क्या बताएंगे भाई? 2020 के अंदर यह पर्यटन नीति जो है वो जारी की गई। अब देखो इसका कुछ डेटा है वो आपको जानना जरूरी है। देखो राजस्थान की, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के आराम से, राजस्थान पर्यटन नीति जारी हुई है 9 सितंबर 2020 को जारी हो रखी है, और राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी आई है 15 जुलाई 2021 को। याद करेंगे। देखो इको का मतलब 1 मान लो 1 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2021 में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर एक गेस्ट हाउस स्कीम कब आई है? 2021 में। कब आई? गेस्ट हाउस स्कीम भी 2021 में आ रखी है। होम स्टे, पेइंग गेस्ट, यानी हम लोगों को बुलाएंगे, अपने घर पे रख लेंगे, फिर घुमा देंगे, तो पेइंग गेस्ट वाली स्कीम भी कब आई है? 2021 में आ रखी है। राजस्थान टूरिज्म का मोबाइल ऐप भी कब आया है? 2021 में आया है। और हमको पता है राजस्थान में जो पर्यटन विभाग बना है ये कब बना हुआ है? तो पर्यटन विभाग हमने बनाया 1979 में। कब बनाया है? 1979 में। और इसके 10 साल बाद यानी 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस खान समिति, याद होगा आपको, मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। भाई
क्या दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा। तो पूछ लेगा उद्योग का दर्जा कब मिल रहा है, तो क्या बताएंगे? 1989 में बताएंगे। और पर्यटन विभाग कब आया? 1979 में, जिसको आप बुलाते हो आरटीडीसी। क्या बुलाते हो? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो है 1979 में आया। फिर देखो इधर आओ, पर्यटन दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस कब आ रहा है? 27 सितंबर को आ रहा है। कब आ रहा है? 27 सितंबर। देखो कहने का मतलब है कि राजस्थान की पर्यटन नीति तो 2020 की है, बाकी सारे जो कार्यक्रम है वो कब? 2021 के। चाहे इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 हो, चाहे गेस्ट हाउस स्कीम आपकी 2021 हो, चाहे पेइंग गेस्ट वाला 2021 हो, या टूरिज्म मोबाइल ऐप आपके पास 2021 में हो। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले हमारा लोगो हुआ करता था जाने क्या दिख जाए, फिर लोगो चेंज हुआ, राजस्थान पर्यटन का स्लोगन जो चेंज हुआ उसमें फिर आया पधारो हमारा देश, ऐसे करके आपने देखा होगा रोडवेज के ऊपर पधारो हमारा देश। अब हमने और चेंज किया नया नया, तो करंट का विषय भी है, राजस्थान लगे कुछ अपना, अपना सा पर्यटन विभाग द्वारा इसको जारी किया गया था। तो क्या है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। अब हमारा जो स्लोगन है वो क्या है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। पीटीटी में इस पर एक क्वेश्चन आ गया था कि राजस्थान पर्यटन का जो लोगो था उस लोगो में लिखा हुआ क्या है? तो लोगो में लिखा हुआ है राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा हुआ है। जबकि हमारा स्लोगन अब हमने चेंज किया, ताजा चेंज किया हुआ है, इसी महीने में हमने, पिछले महीने में, सॉरी इसी महीने में हमने चेंज किया था। नाम है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। क्या बोलेंगे? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। सारे अपने अपने लोग हैं, अपने अपने का प्यार है, तो वो वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन है, फरवरी मार्च में आयोजित होने वाला मेला नहीं है। देखो ये कुछ एक पर्यटन आपके सिलेबस में दिया हुआ है और पर्यटन से जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चन है, तो ये पर्यटन विभाग इनको जारी करता है, वो वाली बात है। देखो पूछ रहा है फरवरी मार्च में आयोजित मेला होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब, तो आंसर तो इसका मारवाड़। क्या है भाई? मारवाड़। तो देखो इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने को मिल गया कि मरु महोत्सव फरवरी मार्च है, ब्रज भी फरवरी मार्च, पता है भाई ब्रज तो होली के पास ही है, तो ब्रज होली फरवरी मार्च है, शेखावाटी उत्सव भी अपना क्या फरवरी मार्च में। अब देखो एक कुछ एक है, इनको अपने एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो देखिएगा, फरवरी मार्च 2021 के अंदर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले हुए मरु महोत्सव मनाया गया जैसलमेर में। महीना कौन सा? फरवरी मार्च का है। ब्रज होली उत्सव मनाया गया कब? भरतपुर में, वही फरवरी मार्च में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव भी चित्तौड़गढ़ में होएगा भाई फरवरी मार्च में। शेखावाटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ में मनाया। नागौर मेला कहाँ होएगा? नागौर में होगा। हुए कब थे? फरवरी मार्च में थे। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। 2021 से हमने शुरू किया है लाइट एंड साउंड शो, यानी क्या करेंगे? लाइट भी चलेगा। आप देख रहे होंगे जगह जगह छोटे मोटे पार्क हैं, वहां शाम को लाइट भी चलती है, लाइट के साथ साउंड भी चलता है। तो देखो नाम है लाइट एंड साउंड शो हमने शुरू किया। एक तो मचकुंड बोला, जिसको अपन क्या बोलते हैं? धौलपुर में। आपने पढ़ा होगा तीर्थों का मामा भांजा मचकुंड वाला, तो वो मचकुंड धौलपुर वाला है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ कब हुआ? तो 2021 से शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ के किले में भी क्या शुरू हो चुका है? साउंड एंड लाइट शो शुरू हो चुका है। जैन निवास उद्यान अपना जयपुर में, यहाँ भी लाइट एंड साउंड शो शुरू हो चुका है। मीरा स्मारक है मेड़ता सिटी नागौर में, मीरा स्मारक है मेड़ता सिटी नागौर में। देखो मीरा मंदिर आपको चित्तौड़ में मिलेगा, मीरा मंदिर चित्तौड़ में, मीरा स्मारक मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। यहां भी क्या है? लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ। और एक देखो शुरू हुआ लेजर वाटर शो, यानी वाटर के अंदर भी क्या करेंगे? लेजर बीम, लेजर तरंगे कहां मिलेंगे? ये कहां शुरू हुआ है? गढ़सीसर सरोवर है जो जैसलमेर में। ये अपने आप में ही प्रश्न है कि गढ़सीसर तालाब कहां, तो कहां बताएंगे? जैसलमेर में बताएंगे। अब देखो कुछ एक महोत्सव है जो आपको बताने हैं, देखिएगा, ये मैं पढ़ देता हूं, आप देखिएगा एक बार। एक तो हमने लिखा हुआ स्थान, सॉरी मेला और उत्सव है, दूसरा हमने लिखा स्थान और फिर लिखा माह है कि कौन से माह में हो रहा है, कौन से स्थान पर कौन कौन सा महोत्सव। तो देखो एक तो नाम है ऊंट महोत्सव, ये पर्यटन विभाग के है भाई। ऊंट महोत्सव है, बीकानेर में होता है। कब होता है? लगभग जनवरी के आसपास मिलेगा। फिर मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ? जनवरी फरवरी में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ है भाई? जोधपुर में मिलेगा। कब होता है? अक्टूबर में। थार महोत्सव कहाँ होता है? बाड़मेर में। कब होता है? लगभग अक्टूबर में। देखो गड़बड़ आपको यहाँ होगी, एक तो मरु महोत्सव को लेकर के और एक थार महोत्सव को लेकर के। कि हमको लगेगा कि थार का रेगिस्तान तो जैसलमेर की साइड है, तो हम जैसलमेर चेप ही देंगे। याद कैसे करेंगे? देखो मैं करवा देता हूं। देखो आप एक गाना बड़ा ही ट्रेंडिंग वाला है, मन काली काली थार में घुमा दो भरतार, सुने हो? तो काली थार है, रेतीले में जा रही है, रेतीले टिब्बों में जा रही है, और वो क्या करती है? बाढ़ के ऊपर भी चली जाती है भाई। मोटे मोटे टायर है, चौड़े चौड़े टायर है। ये तो सुना ना गाना आपने, चौड़े चौड़े टायरा वाली मारी थार, देख हमारी थार, से कुछ सॉन्ग आया हुआ है। तो चौड़े चौड़े टायर है, तो वो बाढ़ के ऊपर भी क्या कर सकती है? कूद सकती है, बाढ़ के ऊपर भी छलांग लगा सकती है। तो क्या करेंगे? थार बाढ़, थार गाड़ी जा रही है कहां पे? बाढ़ के ऊपर। 4x4 है, तो थार जा रही है बाढ़ के ऊपर, तो बाड़मेर। जबकि मरु कहां है? जैसलमेर में। हाथी महोत्सव देखो कहां? जयपुर में, मार्च के आसपास आयोजित होता है। दशहरा आपको पता है
भारत में दशहरा फेमस है मसूर का, और राजस्थान में दशहरा फेमस है कोटा में। और कोटा में आपने पढ़ा भी होगा ना, मंदिर भी है कोटा में, तो वो दशहरा है, विभीषण का मंदिर है कोटा में, जो कि एकमात्र मंदिर हम बताते हैं। तो दशहरा कोटा में अक्टूबर में, भाई पता ही है यार, दशहरा है तो दीपावली से पहले ही तो है, रावण का दहन करेंगे दशहरे पे, तो दीपावली के आसपास है, तो अक्टूबर नवंबर तो अक्टूबर है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में होता है, मई जून के अंदर होता है। जीण माता का मेला कहां भरता है? सीकर में, नवरात्रों में भरी जाएगा। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में, सबने सुना होगा, फागण की 11 ने चाला खाटू वाले श्याम बाबा का, ऐसे करके। तो फागण की 11 को, वैसे तो हर 11 को भरता है, लेकिन मैन मेला फागण की एकादशी को ही भरता है। तो खाटू श्याम जी सीकर का। सालासर मेला चूरू के अंदर है। और भरतरी का मेला का अलवर में, भरतरी जी को आप जानते होंगे, इन्हें कन फटे नाथों का तीर्थ भी कहते हैं, या कन फटे नाथों का नाथ भी कहते हैं। तो वो भरतरी जी महाराज है, जिनकी रानी का नाम पिंगला था। तो वो भरतरी मेला भरता है, कहां मिलेगा आपको? अलवर में मिलेगा। दोस्तों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखना जरूरी है। साइड में मैंने देखो ज्यादा बातें आपको नहीं बताई हैं, वही बातें आपको बताई हैं जो आपके लिए बड़ी उपयोगी बातें हैं। आप पास में किताब रखे होंगे तो तुरंत प्रभाव से उसमें देख लीजिएगा, एक बार पूरा का पूरा आउटलाइन हो जाएगा। ऐसे ही आपको 2-3 वीडियो और मिल जाएंगे, तो आप समय निकाल करके फटाफट देखिएगा। जय हिंद।